ओके, सो मैं फुल स्क्रीन भी शेयर कर दूँ, कुछ नहीं। ओके, पूरा स्क्रीन भी शेयर है। तो मैं क्या किया, कुछ नहीं, बस एक फोल्डर बना दिया है FSD5 Django। और मैं यहाँ पे VS कोड भी खोल लेता हूँ। ओके, बस और मैं साथ ही साथ इसमें मैं एक टर्मिनल भी खोल लेता हूँ। ठीक है, और हम लोग को जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो पाइथन के हम लोग करते हैं, या क्वेश्चन आए हैं कुछ, क्या एनी प्री रिक्विजिट फॉर Django, कुछ नहीं, सिर्फ पाइथन का नॉलेज और कुछ नहीं। बहुत ही इजी है। ठीक है, सी Django, इवन तो मैंने बहुत सारे क्लासेस रखे, बट इतना भी जरूरत नहीं होगा व्हेन यू आर अ फ्रेशर। ठीक है, इवन दो आई हैव अ Django PDF फाइल जो अराउंड 2000 पेज का है, जिसमें सब कुछ है Django के। ठीक है, बट इतना कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जितना जरूरत होगा हम लोग सिर्फ उतना ही सीखेंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं बस वो टर्मिनल खोला और कुछ नहीं दिखा रहे, 55 Django वो फोल्डर में। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमें मालूम है, राइट, कि VNV जो यूज करते हैं ना, VNV, तो वो कैसे करते हैं हम लोग, पाइथन 3 होंगे और मैक, VENV। ठीक है, तो चलो मेरा एक बन गया फोल्डर, इसके अंदर भी एक फोल्डर VNV, जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो मैं Django से लेकर सब चीज इसके अंदर, मतलब जो जो सॉफ्टवेयर अभी हमें चाहिए वो सब सेम सेम सेम, विंडोज के लिए भी बस पाइथन 3 के जगह पर सिर्फ पाइथन। ठीक है, क्योंकि मैक या लिनक्स में पाइथन वर्जन 3 और जो पाइथन 2.7 जो ना वो इनबिल्ट आता है। तो अगर मैं सिर्फ पाइथन इंस्टॉल करूँ ना, तो पाइथन ऐसे करके डालो तो 2.7 तक जाएंगे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, तो इसलिए वो इनबिल्ट आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया जिसके अंदर पाइथन है अपना। अभी फिलहाल कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और बहुत बेसिक सा चीज है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं VS कोड खोल लेता हूँ, FSD5 Django ये वाला। ठीक है, जो VNV फोल्डर दिख रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या करना है मुझे, मैं एक टर्मिनल भी खोल लेता हूँ। तो देखो, मैं टर्मिनल वैसे भी खोला है, तो वहां से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पे जाऊं एक बार, फिर इस एप्लीकेशन में आऊं, तो इसलिए बेटर कि मैं यहाँ का ही टर्मिनल यूज करूँ। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि सर VNV फोल्डर के अंदर VS कोड का टर्मिनल से करना है ना। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये मेरा मेन फोल्डर है, रूट फोल्डर। इसके अंदर VNV ये भी एक फोल्डर है, जिसके अंदर पाइथन का जो ना एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सिर्फ है और कुछ नहीं, पाइथन रहेगा। ये देखो पाइथन 3। ठीक है, पाइथन है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि देखो Django जो मैंने, मान लो कि मैं मशीन लर्निंग पे भी काम करता हूँ, अलग अलग उसमें भी काम करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मेरा सिर्फ इस ये जो प्रोजेक्ट है, सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए मुझे Django चाहिए, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा कि पाइथन पे Django इंस्टॉल कर लो, बट ये जो पाइथन है इसके लिए, ये जो पाइथन है इसके लिए, मेरे जो ग्लोबल जो पाइथन है ना उसमें यूज मत करो। तो हम लोग पैकेज इंस्टॉल करेंगे, जो पैकेज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो मैं क्या करूंगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लूंगा। उसका कमांड है सोर्स, फिर VNV, फिर वो एक्टिवेट एक फाइल होता है वहां पे। तो मैक पे या लिनक्स में वो होता है बीन फोल्डर होता है, जो ये है ना, ये बिन फोल्डर, इसके अंदर एक्टिवेट नाम का एक फाइल है। मुझे बस इसको रन करवाना होता है इस तरीके से। और अगर विंडोज है तो बिन के जगह वो स्क्रिप्ट रहता है, इसका फाइल का नाम, फोल्डर का नाम स्क्रिप्ट रहता है, और कुछ नहीं। अब मैं एंटर कर देता हूँ ना, तो देखो शुरू में ये बोल रहा है कि VNV, तो मतलब क्या होगा ना, इसको वो हो गया कि मतलब अब मैं अगर पाइथन ये इंस्टॉल डालू ना, देखो बोल रहा है 3.9.5, जबकि मेरा जो एक्चुअल टर्मिनल है ना वहां पर अगर मैं ये डालता हूँ तो बोलते 2.7। तो देखो मैंने क्या कर दिया, ये जो टर्मिनल है ना अंदर का, इसको मैंने मैनिपुलेट कर दिया कि अब से अगर मैं पाइथन डाल के कुछ भी करूं, तो इसके अंदर का जो पाइथन है वो यूज करो। वेरी सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या है, लाइब्रेरी, पैकेजेस, फ्रेमवर्क, ये सब कुछ इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहली चीज क्या होता है, Django डेफिनेटली। तो क्या करता हूं मैं, गूगल Django इंस्टॉल। ठीक है,
देखो djangoproject.com दिख रहा है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो हम लोग जो ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, हम लोग सिर्फ उसको ही फॉलो करेंगे। जितना कुछ एरर आएंगे आइदर djangoproject.com यानी कि Django का ऑफिशियल वेबसाइट या फिर स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। तो मैं जो है ना क्विक इंस्टॉल गाइड यहाँ पर मैं चलता है किसी भी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे नहीं पिछले वाले इसमें हाउ टू इंस्टॉल Django, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो भी चीज है इसको छोड़ो, पहले ये देखो। इसने बोल रहा है कि Django इस पैकेज को इंस्टॉल करो। अगर तुम लोगों को याद है, बहुत पहले हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाए थे जो क्या करता था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ट्रैक करता है, राइट। तो सेम तरीके से देखो, विंडोज के लिए ये कोड दोनों के लिए सेम ही है। हम डायरेक्टली पिप इंस्टॉल इतना सा एग्जीक्यूट करेंगे ना तो भी होगा। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं भी यहाँ पर आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि पिप इंस्टॉल Django। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ के अंदर जो है ना Django वैंगो कुछ नहीं है, बट जब भी मैं ये करने वाला हूँ ना, तो देखो यहाँ पे ना Django नाम का एक फोल्डर बन जाएंगे। उसके अंदर मतलब अभी क्या है ना, हाँ देखो और भी बहुत सारी चीजें आ गई अभी यहाँ पे Django ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब है ना, मेरा ये जो यहाँ पर जो पाइथन छुपा हुआ है ना, उसके पास Django का सब कुछ है उसके दिमाग में, ठीक है। कि Django है क्या, उसका क्या कोड है, सब कुछ है इसके दिमाग में, ठीक है। Django का मेन हम लोग इस टाइप के वेब फ्रेमवर्क को क्यों यूज करते हैं, तुम लोग देखोगे जब भी हम लोग पाइथन से कुछ करते हैं ना, सब प्रिंट से लेकर सब चीज जो है ना वो टर्मिनल पे होते हैं। बट हमारा टारगेट क्या है, अगर हम लोग वेब ब्राउजर करते हैं ना, तो मतलब मुझे ब्राउजर में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जो है Django हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर देखो, मेरे Django तो इंस्टॉल हो गया। अब एक चीज, क्योंकि Django एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। अच्छा मुझे एक और क्वेश्चन आया है कि सर ये VNV फोल्डर के अंदर VS कोड के टर्मिनल से नहीं, ये तो पहले का ही था। अच्छा सर ये पुराना क्वेश्चन है और कुछ नहीं, ओके। अभी देखो, अब मेरे क्या है यहाँ पे जो पाइथन है उसको ना Django के बारे में कुछ पता चल गया। अब Django का ना कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और इसका कुछ टर्मिनोलॉजीज भी है जो हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इंस्टॉल करने के, कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। और भी बेटर तरीका क्या है, Django खोलो, ये डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करो, एकदम पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पर तुम्हें दिखा रहे हैं कि क्या क्या हमें जानना है। वैसे ये तो बहुत कुछ बोलेंगे, कुछ भी जरूरत नहीं है, देखो बहुत थोड़ा सा ही हमें चाहिए। देखो पहले हम लोग क्या कर दिया, हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब ट्यूटोरियल जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वो बोल रहे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस टाइप का कंसेप्ट तो इन लोगों ने ला रहे। रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, हम लोगों ने एकदम सबसे पहले सीखे थे, राइट। कि ब्राउजर से जो जाते हैं सिग्नल दैट इज रिक्वेस्ट, वेब एप्लीकेशन से जो सिग्नल वापस आता है दैट इज रिस्पॉन्स। इवन तो ये सिग्नल वर्ड का मीनिंग अलग है, सब चीज हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और हम लोग इसको कैसे सीखेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीजें बनाएंगे और उस तरीके से हम लोग जो इसको सीखेंगे। देखो अब यहाँ पर ना कैसे ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। पहले जो ट्यूटोरियल वाले पार्ट जो है ये तुम्हें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स की जैसे कैसे वेब एप्लीकेशन काम करते हैं, ठीक है। अगर तुम नए हो Django में या वेब एप्लीकेशन पे, तो तुम जो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पे जाओ, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर भी सेम वही डला हुआ है, मॉडल लेयर, व्यू लेयर, टेम्पलेट लेयर, ये बहुत सारे लेयर होते हैं इसमें, ठीक है। क्या क्या लेयर है सब हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हमें दो चीजों को ध्यान में रखना होगा, एक है प्रोजेक्ट, एक है ऐप, ठीक है। ये दोनों चीजें, दोनों का कंसेप्ट क्या है। जब भी मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूं ना Django पे, तो उसका जो मेन जो मतलब कोर जो फाइल्स होते हैं ना वो एक फोल्डर में रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट। और ऐप क्या है, इसके छोटे छोटे कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मान लो हमें मान लो क्या बोलूं मैं अभी तुम्हें, हाँ मान लो ऐसा है कि instagram.com है, ठीक है। इसका ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट एक एप्लीकेशन है, फिर इसका मान लो न्यूज फीड का जितने भी एक्शंस वगैरह है वो एक एप्लीकेशन है, और प्रोजेक्ट क्या है, पूरा इंस्टाग्राम, ठीक है। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल के वो बनते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, शुरुआत में मुझे जब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो क्या मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, क्रिएट प्रोजेक्ट, सेम सिंटेक्स है, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो खुल गया ये प्रोजेक्ट 3.2 जो लेटेस्ट वर्जन है, यही हम लोग सीख रहे हैं। देखो
यहाँ पे बोल रहे हैं अगर तुम्हारा Django इंस्टॉल है तो तुम ये कमांड से देख सकते हो कि Django इंस्टॉल्ड है या नहीं, या क्या है या क्या नहीं। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हाँ भाई 3.2.5 है, बढ़िया है। अभी ये बोल रहे कि ठीक है अभी तुम क्रिएट अ प्रोजेक्ट। फर्स्ट थिंग हमें ये करना होता है कि ये कमांड मेरे पास अभी अवेलेबल है जो है Django एडमिन। मैं अगर सिर्फ Django एडमिन, अगर मैं सिर्फ इतना सा एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो क्या देते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें दे रहे हैं कि मतलब इतने सारे कमांड होते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्टार्ट प्रोजेक्ट दिखेंगे तुम्हें, देखो स्टार्ट ऐप, स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये सब कुछ कमांड है जो हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर। सब हम लोग सीखेंगे एक एक करके, डोंट वरी। पहले जो मुझे स्टार्ट प्रोजेक्ट करना है जो है कि ये कमांड यही दिखा है यहाँ पे, देखो Django एडमिन, फिर बोलते कि स्टार्ट प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट का एक नाम बताओ, ऐसा है, ठीक है। मैं यहाँ पर दो चीजें दिखाऊंगा, देखो अगेन Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब मैं एक नाम डालता हूँ, ठीक है। क्या नाम डालता हूँ, अब मैं इसको ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने नाम जो डाला है, प्रोजेक्ट का नाम डाला है उसने माई साइट। माई साइट छोड़ो, हम लोग एक आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। इंटर दबाता हूँ, एग्जीक्यूट भी हो गया। बट यहाँ पर दिखेंगे कि आवर प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बन गया इसमें। अब इसके अंदर फिर से और एक आवर प्रोजेक्ट डाला है, उसके अंदर इतने कुछ है। तो इसको हम लोग थोड़ा मैनिपुलेट भी करके डाल सकते, क्योंकि क्योंकि हम लोग जो एप्लीकेशन बनाने वाले, हम चाहते कि दो फोल्डर बन गए। देखो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट ये है और मेरा प्रोजेक्ट का सारा कोड इसके अंदर रहेंगे। ये दो सेम नाम का फोल्डर, ये रिडंडेंसी, इसके लिए ना हम लोग और एक बेटर कमांड है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जो भी कोड था सब डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। सेम Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट आवर प्रोजेक्ट, उसके बाद स्पेस देके डॉट डाल दो। मतलब आप ये प्रोजेक्ट क्रिएट करो मेरे ही फोल्डर में, मतलब और एक फोल्डर बनाओ उसके अंदर तुम प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसा मत करो। मेरे ही जो फोल्डर में तुम हो अभी उस पे ही बनाओ। तो एक डॉट डाल दिया तो हो गया। सेम आवर प्रोजेक्ट, बट पहले क्या होता, आवर प्रोजेक्ट उसके अंदर और एक फोल्डर, वैसा हुआ था। तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन देखता हूँ, एक क्वेश्चन आया कि वीएनबी फोल्डर कैसे बनाया आपने सर, बिट बैश के या टर्मिनल से, कहीं से भी, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। अगर तो वीएनबी बनाने हैं तो पहले क्या करो, Python 3, अगर विंडोज है तो सिर्फ पाइथन भी काम चलेगा, तो -m, ठीक है। मतलब कोई एक मुझे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करना है, कौन सा मॉड्यूल, VENV, और उसका एक नाम डालो VENV, ठीक है। मतलब VENV नाम का एक मॉड्यूल है मेरे सिस्टम पे, उसको यूज करो और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ जिसका नाम होगा VENV, तो ऐसा एक फोल्डर बन जाता है। अच्छा, और फिर उसको एक्टिवेट करना है ताकि मेरा ये जो टर्मिनल है ना, मतलब जहां पे मैं उसको एक्टिवेट कर दिया, वहां पे मैं जो भी Django एडमिन या पाइथन इस टाइप का जो भी कमांड डालूंगा वो यहाँ से लेके कमांड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ना कि मेरे एक्चुअल वाले। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमें देखा VNV, ये तो नॉर्मल फाइल है, हमें मालूम है ये कौन सा फाइल है, वर्चुअल एनवायरनमेंट का। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फाइल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी एक पार्ट जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, एक है हमारे पास एक manage.py नाम का एक फाइल आ गया है, एक और प्रोजेक्ट नाम का एक फाइल है, उसके अंदर भी बहुत सारे फाइल है। तो क्या क्या है मैं डिस्कस करता हूँ। पहले जो ये manage.py है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक फाइल है जो यूज करके हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के अंदर का जो भी जो चीजें हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ कोड लिखा हुआ है, कुछ भी हमें इससे लेना देना छेड़खानी कुछ नहीं करना है। बट ये हमें किस लिए हेल्प करेंगे, ये हमें हेल्प करेंगे हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग Django एडमिन ये वाला जो कमांड है ना, इसको यूज हर वक्त नहीं करने वाले। नॉर्मल पाइथन जो ऐसा कमांड है ना, उसको manage.py इसको यूज करके ना हम लोग कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे कि भाई मेरे जो एप्लीकेशन है ना उसको रन करो, उसको स्टॉप करो, और भी बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो शुरुआत वाले क्लास में ज्यादा कुछ नहीं कवर करेंगे, क्योंकि आप तुम लोगों के दिमाग के ऊपर से जाएंगे। तो जब भी ऐसा फील होगा कि भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज, बस कमेंट सेक्शन में, मतलब सॉरी कमेंट क्या बोल रहा हूँ, मतलब चैट सेक्शन में बता देना। अभी देखो ये है manage.py, जिसको यूज करके हम लोग जो है हमारे एप्लीकेशन को रन करेंगे, या अलग अलग ये जो कमांड्स हम लोगों ने देखे थे ना Django एडमिन के, ये सब कमांड्स को रन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे एक एक करके। आवर प्रोजेक्ट ये है, मैंने बोला था कि कोर फाइल मतलब जहां से मेरे सब चीजें स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। मतलब मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट मैं बनाने वाला हूं ना, उसका मेन फोल्डर यही है। अब इसमें क्या क्या चीज है, एक तो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई, ये खाली फाइल है। क्यों? पाइथन में अगर हमें एक फोल्डर लेवल का एक मॉड्यूल बनाने होते हैं ना, जैसे मॉड्यूल वाला कंसेप्ट सीखे थे, तो अगर ऐसा एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल बनाने होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई ये फाइल बना के दो, एक ब्लैंक फाइल। तो क्या होता है ना, ये एक मॉड्यूल बन जाते हैं। ओके, अभी क्या करना है, इनिट फाइल होगा। अब ये दो फाइल है, एसगी और विजगी, ये दोनों एडवांस चीज है। ये क्या है, ये एक मॉड सर्वर है। देखो पाइथन नॉर्मली क्या करते हैं, टर्मिनल पे वो रन होते हैं, राइट। अब क्या है ना, मुझे इसको एक्सपोज करना है, तो ताकि मेरा पाइथन जो वो बाहर के दुनिया के साथ, यानी कि एक पोर्ट को लेके या सिग्नल को वो भेजना आना ये सब कर पाए, इसके लिए ये दो फाइल है। पहले सिर्फ ये विजगी फाइल रहता था, WSGI, ये है विजगी एप्लीकेशन। हम लोग जब एंटरप्राइज ग्रेड के जब एक्चुअल सर्वर को रन करेंगे ना, तब हमें इन दोनों फाइलों का यूजेज होते हैं, आइदर दिस फाइल और दिस फाइल। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो विजगी जो है, ये है बेसिकली, ये विजगी कॉलेबल मॉड्यूल इसको ऐसा बोलते हैं, जो अपाची या एनजीनेक्स, मालूम नहीं ये सब नाम तुम लोगों ने सुने होंगे, राइट। उनके साथ कनेक्ट करके ना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत एडवांस चीज है, ठीक है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। एसगी ये नया एप्लीकेशन ये है, विजगी जैसा ही है, बट एसगी जो है ये एसिंक्रोनस लेवल में काम करते हैं, और ये जेंगो 3.0 में ही इंक्लूड किया गया, इसके पहले ये था नहीं। दोनों का डिफरेंस क्या है, हम सब लोग बोलते हैं हमें कि तुम लोगों ने भी कहीं पे सुना होगा कि नोड जेएस जो है ये कंकरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने में बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, जबकि जावा या पाइथन, ठीक है, या PHP, ये लैंग्वेजेस क्या करते हैं कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। ये एसिंक्रोनसली, इसमें कोई इवेंट लूप काइंड का कंसेप्ट ही नहीं होता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि हर एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए प्रोसेस का एक स्मॉल स्मॉल पोर्शन वो स्पॉन होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा स्लो होते हैं अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट आ जाते हैं तो। लेकिन इस कंसेप्ट को ही चेंज कर दिया एसगी ने। मतलब अभी क्या है कि जेंगो में एसिंक्रोनस सिस्टम भी काम करते हैं। तो मतलब अगर तुम्हें ऐसा एक एप्लीकेशन बनाने हैं जिसमें मुझे बहुत स्पीड से काम लेना है, ना कि प्रोसेस को रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक एप्लीकेशन बनाने हैं जो रियल टाइम चैटिंग के लिए, जहां पे मुझे क्या है कि बहुत स्पीड से काम लेना है, ठीक है, और चीजें एसिंक्रोनसली करवाने हैं, तो हम लोग एसगी को यूज करते हैं। लेकिन मुझे कुछ हेवी एप्लीकेशन बनाना है जो जो मान लो प्रोसेस ओरिएंटेड या मान लो हेवी सीपीयू यूजेज करने वाले, इट कुड भी मान लो यूट्यूब, या मान लो तुम क्या बोलो इसको, मान लो इंस्टाग्राम, ठीक है, जिसको मान लो हेवी, बहुत हेवी हेवी काम भी करना है जो सीपीयू ओरिएंटेड है, तो हम लोग जो है ना विजगी को यूज करते हैं, और विजगी ज्यादातर केसेस में यूज करते हैं। अब तुम लोगों का एक तो वो हो सकता है कि अगर यूट्यूब में जब लाइव वो होते हैं, तो वहां पर तो बाजू में चैट बॉक्स का वो रहता है जो लाइव होता है, या इंस्टाग्राम पे तो ये भी होता है कि ये चैटिंग वैटिंग, तो वो तो रियल टाइम होता है, तो उसमें एसगी या विजगी यूज करते हैं। तो डेफिनेटली क्या होता है ना, दो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसमें विजगी यूज होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहाँ पे एसगी यूज होते हैं। तो इसके डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगेन तुम लोग फ्रेशर हो, कि इसका काम करने का तरीका, इसका काम करने का तरीका कुछ जरूरत नहीं है अभी। बस जानना है कि ये किस लिए यूज होता है, इसका पर्पस क्या है, दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हमारे पास दो और फाइल है, एक है सेटिंग, एक है यूआरएल। तो पहले यूआरएल दिखा देता हूं, क्योंकि ये सब जो है ना छोटे छोटे फाइल है। यूआरएल नाम से ही पता चल रहा है, ये फाइल हमें क्या करते हैं ना, ये फाइल हमें हेल्प करेंगे कि हमारे जो वेब एप्लीकेशन है, मान लो xyz.com ABCD, तो ये /ABCD इसको कौन हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। इन इस टाइप के जो चीजें हैं वो हैंडल करेंगे urls.py। मतलब कौन से यूआरएल पे रिक्वेस्ट आएगा, तो अंदर किसके पास भेजना है, ठीक है, ये सब चीजें हैंडल करते हैं ये urls.py, ठीक है।
देख सकते हो अभी फिलहाल इतना ही है, मैं दिखाऊंगा इसका मतलब क्या है, कैसे काम करते सब 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 सीखेंगे हम लोग। लास्ट जो फाइल है दैट इज सेटिंग डॉट पाई, ये थोड़ा बड़ा वाला फाइल है। इसमें क्या है, जितने सारे कॉन्फ़िगरेशन है, सेटिंग्स है, सब चीजें यहाँ पे रहते हैं। मतलब ये देखो सीक्रेट की एक जैसे इसने बनाए, ठीक है, जो क्या करेंगे, हैश मतलब पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, फिर ये इंस्टॉल कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल, मतलब फिर डेटाबेस का कनेक्शन, फिर मिडिल वेयर, हर एक चीज हम लोग बाय द वे सीखेंगे कि ये सब है क्या। रूट यूआरएल कौन है, ठीक है, टेम्पलेटिंग इंजन में कौन है, विजगी एप्लीकेशन कहाँ पे है, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए कौन कौन है, मतलब जितने सारे कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग है ना, सब यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये है एक बहुत ही बेसिक सा चीज है। अब इसको अगर मुझे रन करना है एप्लीकेशन, मैंने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है, ठीक है, इसको अगर रन करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। बट एक क्वेश्चन आया है कि सर इनिट वाला और एक बार रिक्वेस्ट रिपीट करो। ठीक है, देखो हर एक जितने भी ऐप बनाएंगे ना या प्रोजेक्ट बनाएंगे, हर एक फोल्डर के ना वो फोल्डर बनेंगे, ठीक है, हर एक के अंदर ना ऐसा एक ब्लैंक फाइल मिलेगी जो है अंडरस्कोर इनिट। इसका काम क्या होता है, पाइथन में हम लोगों ने सीखे थे ना मॉड्यूल, तो मॉड्यूल जब बनाएंगे ना, हम लोगों ने क्या सीखे थे, हम लोगों ने सिर्फ सिंगल फाइल का मॉड्यूल बनाए थे, राइट। लेकिन जब हम लोग ना मल्टी फाइल्स के मॉड्यूल बनाते हैं ना, जिसमें मान लो एक फोल्डर वगैरह भी रहेगा, तो उसके अंदर ना एक अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई ये फाइल रहना मैंडेटरी है। ये ब्लैंक फाइल भी डाल सकते हो, इसके अंदर भी कोड लिख सकते हो। इसके अंदर अगर कोड लिखोगे तो क्या होगा, ये मॉड्यूल इसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं एक्चुअल लैंग्वेज में, ठीक है। जब भी ये लोड होगा ना, तो ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। कैसा होता है, जैसे इनिशियलाइजेशन, जैसे हम लोग ने क्लास जब सीखे तो वहां पर भी दिखे थे ना कि कॉन्स्ट्रक्टर है ये अंडरस्कोर इनिट। तो पाइथन ऐसे काम करता है कि ये अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर ये जो है ना, इसको सबसे पहले देखते हैं और उसके अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। जब मुझे क्या चाहिए, जब ये लोड होगा तो कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, तो इसलिए ये ब्लैंक रखा गया, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये बस एक ब्लैंक फाइल है जो हमें चाहिए ताकि इस फोल्डर को एज अ मॉड्यूल यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो ये वीएनवी जो पाइथन का है ना, इसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी है, जैसे पिप भी एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर जाओ, देखो ये अंडरस्कोर इनिट बना के रखा गया है, राइट। या तुम एसग्रेफ ये भी एक है लाइब्रेरी, इसके अंदर भी जाओगा अंडरस्कोर इनिट। तो अगर फोल्डर टाइप का मतलब रीयूजेबल मॉड्यूल इस टाइप के कुछ अगर बनाने हैं, तो हम लोग जो है ना फोल्डर के अंदर ये अंडरस्कोर इनिट ये नाम का एक फाइल रहना मैंडेटरी है। बट इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है अभी तुम लोगों के लिए, बहुत ही इजी है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बस जानने के लिए कि क्या है यूजेज। देखो अभी क्या करना है, अभी हमें जो है ये वैसे सिर्फ इनिशियलाइजेशन ही किया, कुछ बनाया नहीं है अभी भी। बट जो भी है ये भी एक जेंगो एप्लीकेशन ही है, ठीक है। इसको रन करना है, तो रन कैसे करेंगे, पाइथन, ठीक है, मैनेज डॉट पाई, ये मैनेज डॉट फाइल है ना, इसको पाइथन ये फाइल, उसके बाद और एक कमांड लिखना है जो है रन सर्वर। तो इससे क्या होता है ना, एक सर्वर रन हो जाता है, वेरी सिंपल। एंटर, हो गया स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर एक SQLite 3 नाम का कुछ तैयार हुआ है, मैं बताता हूँ सब चीजें क्या। यहाँ पर क्या बोल रहे कि डेवलपमेंट सर्वर जो है ये इस लिंक पे रन हो रहा है। तो मैं कमांड प्रेस करके इसमें क्लिक करता हूँ, तो देखो खुल गया। ये बोल रहे कि तुम्हारे जेंगो जो प्रॉपरली इंस्टॉल है सब बराबर से काम कर रहा है, इसीलिए ये तुम्हें इनबिल्ट पेजेस जो है मिल रहे, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को ये पेज मिल गया, तो मतलब तुम्हारी मशीन पे जेंगो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और रन भी हर कर रहे। अब ये कैसे काम करते हैं, देखो जब मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, ये मेरे ब्राउजर में कुछ आ तो रहा है, ठीक है, बट ये आ कहां से रहा है, मेरे जेंगो यानी कि जो पाइथन है वो भेज रहा है। कैसे, यहाँ पे देखो टर्मिनल पे सब चीजें आ रहे हैं कि एक फॉन्ट को कॉल किए गए थे जो इंटरनल है, वैसे अभी हम लोग सब सीखेंगे। अभी बोल रहे कि स्लैश को कॉल किया गया था, मतलब ये लिंक, क्योंकि कुछ स्लैश कुछ ऐसा तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो मतलब रूट, इसीलिए रूट को हम लोग स्लैश से समझाते हैं। तो बोल रहे कि ऐसे कॉल किए गए स्टैंडर्ड ये है, ये रहा मेरा प्रोसेस आईडी, बहुत चीज है हम लोग सब सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। कैसा है, अगर तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर मेरा पाइथन प्रोग्राम रन हो रहा है मेरे टर्मिनल पे, बट साथ ही साथ फ्रॉम द ब्राउजर आई कैन इंटरेक्ट। यहाँ पर जो सबसे चीजें, तीन चीजें दिए गए, एक है जेंगो का पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखो, फिर एक यू ट्यूटोरियल देखो जो है
स्टार्ट की ऐप कैसे करते हैं वो सब चीजें, और कम्युनिटी से अगर बात करना तो यहाँ पर क्लिक करो। तो हम लोग जो ये पहला वाला एक ऐप सीखने वाले हैं, कैसे ऐप को बनाते हैं। ये ऐप ये है क्या, बाय द वे और एक चीज मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम किया, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो एक ऐप बनाएंगे, फिर हम लोग जो है ना सीखने वाले हैं। स्टार्टिंग ये फर्स्ट ऐप, नहीं ये नहीं, हाँ यही था। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें बोले कि आप एक प्रोजेक्ट बनाओ तो आपको इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया कि हाँ ऐसे एक स्ट्रक्चर मिला। अब अगर तुम्हें सर्वर रन करना है तो ये कमांड एग्जीक्यूट करो, तो हमें इस टाइप का कुछ दिखेंगे, सब हम लोगों ने कवर किए। अभी देखो ये काम कैसे कर रहा है, हम लोग डायरेक्टली, और हाँ और भी अलग अलग टाइप के कमांड है। जैसे देखो डिफॉल्ट में मेरा जो पाइथन मतलब मेरा जो जेंगो प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया, ये रन कहाँ हो रहा है, ये रन हो रहा है 8000 नंबर पोर्ट में, 127.0.0.1, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, मतलब मेरे मशीन। फिर जब जब ये कोलन डाल के जब ये नंबर डालते हैं ना, तो मतलब है कि मेरे मशीन के 8000 पोर्ट। तो मेरा ब्राउजर जो है ना वो इस पोर्ट में बोल रही है भाई यहाँ पर कुछ वेब एप्लीकेशन टाइप का कुछ है क्या, तो जेंगो जो वहां पे कनेक्ट करके बैठे हुए। तो जब भी मेरे ब्राउजर ने बोला कि कुछ है क्या, जेंगो तुरंत बोला हाँ हाँ मेरे पास है ना, मेरे पास है, ये लो ये सब चीजें लो, और ये सब मिलके ये पेज जनरेट हो। ठीक है, ऐसे काम करती चीजें, ठीक है। अभी एक ऐप बनाने हैं हम लोगों को, और ये कैसे काम करते हैं ये भी सब सीखेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो देखो ये नहीं ये, अभी हाँ अब अगर मुझे ऐसा करना है कि नहीं भाई 8000 पोर्ट में नहीं, मुझे 8080 या 9000 या 10000 किसी में दूसरा पोर्ट में रन करना है, तो कमांड क्या होगा, सेम पाइथन manage.py रन सर्वर, उसके बाद एक वो डाल दो, ठीक है, कि एक पोर्ट नंबर। तो तुम जो पोर्ट नंबर बोलोगे जेंगो क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को उसी पोर्ट में डालेंगे। अगर तुम लोगों ने जैम्प वैम्प में भी तुम लोगों में से किसी ने यूज किए, जहाँ पे क्या करना होता है, सिर्फ लोकल होस्ट डालने होते हैं। तो अगर तुम पोर्ट नंबर मेंशन नहीं करते हो तो क्या होता है कि ब्राउजर HTTP का जो स्टैंडर्ड पोर्ट है यानी कि पोर्ट 80, इसमें वो जो है वो रन होता है, रिक्वेस्ट को भेजते हैं। और अगर तुम पोर्ट मेंशन करते हो उस पर्टिकुलर पोर्ट में भेजते हैं। अगर HTTPS लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे, ठीक है ये HTTPS है, बट यहाँ पर जो है ना URL के बाद कोई पोर्ट नंबर नहीं लिखा गया, तो मतलब ये स्टैंडर्ड पोर्ट पे क्या मतलब 80 नहीं, HTTPS होता है तो 443, ये एक स्टैंडर्ड पोर्ट है, तो उस पोर्ट में डालते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, और भी तरीका है जो है कि ऐसा, अगर तुम ऐसे कमांड एग्जीक्यूट करते हो कि पाइथन manage.py रन सर्वर, फिर ऐसे डालते हो ना, तो इसका मतलब है कोई भी जो भी एक पोर्ट फ्री है ना भाई उसको यूज करके रन कर दो, ऐसा। अब कैसे होता है ना, ये ऑटोमेटिक रीलोड होते हैं ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल ये manage.py है, यहाँ पे मान लो मैंने कुछ चेंजेस किए, जैसा मान लो यहाँ पर मैंने एक स्पेस डाला, कुछ तो चेंज किए, मैं जब भी Ctrl+S किया ना स्पेस किया, देखो ऑटोमेटिकली इसने रिलोड कर दिया सर्वर को। तो हमें क्या है ना, ये बस बेस्ट चीज है। नॉर्मली बाकी एप्लीकेशन में जैसे नहीं, बाकी अभी तो फिलहाल किसी भी सब ये सपोर्ट करते हैं कि मान लो कुछ मैंने चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद सर्वर को स्टार्ट और फिर मतलब स्टॉप स्टार्ट करना है, फिर जाकर रिलोड करना होता है। बट जेंगो में ये प्लस पॉइंट देते हैं कि ये ऑटोमेटिकली रिलोड कर लेंगे, तुम जब भी चेंज करोगे ना, तो अगर तुम्हें चेंजेस देखना है तो तुम्हें फिर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ कुछ कुछ केसेस में जरूरत होता है, वो हम देखेंगे फ्यूचर में। तो क्या होता है ना कि वो खुद से रिस्टार्ट कर लेंगे, तो तुम्हें बस यहाँ पे आकर रिस्टार्ट करना है, हाँ चेंज हो गया है जो भी है, ऐसे होता है, ठीक है। अभी देखो पहला जो है ना मुझे एक ऐप बनाना है, तो मैंने फिर से कंसेप्ट बोला था, ये जो है ये हमारे कोर प्रोजेक्ट का फोल्डर जो तुमने नाम दिया उसी नाम के, बाकी जो भी फोल्डर बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ऐप। ऐप मतलब मेरे पूरा प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट ये हैंडल करने वाले, कुछ पार्ट वो हैंडल करने वाले। इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, इससे हम लोग जो है ना चीजों को स्केल कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर में देखेंगे वैसे, बट मैं एक आइडिया दे देता हूँ। मान लो मेरा जो प्रोजेक्ट है ना इंस्टाग्राम जैसा, मान लो बहुत बड़ा है, मतलब स्लैश ऑथ करके कुछ चीजें हैंडल हो रहे हैं, फिर प्रोफाइल के रिलेटेड कुछ चीजें हैंडल हो रहे हैं, फिर मान लो और भी जो कुछ पार्ट है जिसके लिए और भी चीजें हैंडल हो रहे हैं। अब इसमें क्या है ना, दिक्कतें आ जाएंगे हमें,
किस टाइप की दिक्कतें, कि दिक्कत इस टाइप के दिक्कतें आएंगे कि मान लो मेरे सर्वर पर कुछ ज्यादा ही लोड हो रहा है, या फिर एक एप्लीकेशन जो है वो दूसरे टाइप के उससे रन होता है, मान लो एसगी से रन होता है। हमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल, बस वो उसको लेके चले जाओ, ठीक है, दूसरे सर्वर पे। यहाँ पे सेटिंग वाले एक ऑप्शन है जहाँ पे ना एक माई एप्स नाम का सेक्शन है, सॉरी इंस्टॉल्ड एप्स नाम का सेक्शन है, जहाँ पे मेंशन होता है कि कौन सा ऐप को रन करवाने हैं। यहाँ से तुम कमेंट कर दोगे किसी ऐप को तो वो कमेंट करके दे देंगे। सो अभी यहाँ पर ना एक सेटिंग डॉट पाई को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, वैसे काम पे आएंगे। इंस्टॉल्ड ऐप ये एक वेरिएबल है जो क्या है कि एक लिस्ट है, इसमें ना बहुत सारे ऐसे नाम लिखा हुआ है। वैसे ये जो हर एक चीज है ना एक एक करके ऐप को बता रहे, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है, ये कौन सा एप्लीकेशन है, जेंगो जो है ना हमें इनबिल्ट एक एडमिन पैनल देते, तो उस एडमिन पैनल के चीजों का हैंडल करना है, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है जो अंदर छुपा हुआ है, हमें कुछ जरूरत नहीं होते जेंगो के। जेंगो का बेस्ट चीज क्या है ना, ये बैटरी इंक्लूडेड होते हैं। बैटरी इंक्लूडेड इसका मतलब क्या होता है, मतलब है कि एक स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन के लिए जो जो चीजें चाहिए होता है सब कुछ दिया हुआ होता है इसमें, ठीक है, सब कुछ इनबिल्ट दिए हुए हैं। और अगर आपको और भी चीजें चाहिए उसके लिए भी ऑप्शन दे के रखे, आप लाओ डाउनलोड करो इंस्टॉल करो करते रहो। बट सब चीजें जो स्टैंडर्ड चीजें इंक्लूडिंग सिक्योरिटी सेशन सब चीजें डले हुए हैं। बट अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, फॉर एग्जांपल नोड जेएस जिसका फ्रेमवर्क एक है, एक्सप्रेस जेएस, उसमें क्या होता है सब चीजें हमें फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच हमें लिखना होता है। बट जैंगो का यही प्लस पॉइंट है कि हमें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब चीजें रहती है। ऑथ ये क्या है, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इनका एक एप्लीकेशन है जो अंदर है, अंदर छुपा हुआ है वो। फिर क्या है कि कंटेंट टाइप, मतलब किस किस टाइप के कंटेंट डिलीवर होंगे इसके रिलेटेड भी एक ऐप बना के रखे हैं। सेशन जो हमें हेल्प करते हैं ये ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो कुकी सेशन वगैरह यूज करके। बट जब हम लोग स्टैंडर्ड मतलब इंडस्ट्री ग्रेड के एप्लीकेशन बनाते हैं ना, जहाँ पे मान लो सिंगल पेज एप्लीकेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, मतलब रिएक्ट या एंगुलर व्यू इस टाइप के फ्रेमवर्क यूज करते हैं फ्रंट एंड में, तब हम ये सेशन का कुछ जरूरत नहीं होता, तब हम लोग दूसरा टाइप का ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। मैसेज ये भी इन लोगों का एक एप्लीकेशन है जिसमें क्या है, मान लो किसी यूजर के को मुझे कुछ मैसेज भेजना है, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। ये भी अभी हम लोग जरूरत नहीं होता है बट देख लेंगे हम लोग। स्टैटिक फाइल ये भी एक एप्लीकेशन है। ये किस काम के स्टैटिक फाइल, बहुत सारे जो स्टैटिक फाइल होते हैं ना हमारे सिस्टम पे, जैसे मान लो एक पेज बना दिए जिसके अंदर बहुत सारे इमेजेस है, जेएस फाइल है, बहुत चीजें है ना, तो ये स्टैटिक फाइल को सर्व करने के लिए भी एक एप्लीकेशन डला हुआ है। हम लोग और भी जो जो एप्लीकेशन बनाएंगे हम देखेंगे एक एक करके। ये है ये इंस्टॉल्ड ऐप, इसका फंडा, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट जो वेरिएबल है इसका नाम है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर जो है ना ये भी एक टाइप के पैकेजेस है, हम लोग भी बना सकते हैं। इसका क्या यूजेज है, जब भी एक रिक्वेस्ट आते हैं हमारे इस जेंगो एप्लीकेशन में, पहले रिक्वेस्ट जो है ना यहाँ पर जाते हैं। ये एक पीस ऑफ कोड है जिसके अंदर जिसमें कुछ कुछ लेवल के सिक्योरिटी चेक होते हैं। अगर यहाँ से अप्रूवल मिल जाते हैं तो रिक्वेस्ट जो है ना वो ट्रांसफर किए जाते हैं इस पीस ऑफ कोड में। ये सब जो है ना डेकोरेटर्स जैसे काम करते हैं। मान लो मैं पहले इसके पास गया, फिर ये अप्रूवल दे दिया, तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ठीक है नेक्स्ट जो मिडिलवेयर है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोलो। फिर इसके पास आते हैं रिक्वेस्ट, फिर ये रिक्वेस्ट भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि ठीक है नेक्स्ट मिडिलवेयर को एग्जीक्यूट करो, तो रिक्वेस्ट इसके पास आते हैं। ऐसे करके फिर ये भी एग्जीक्यूट होते हैं, ये भी एग्जीक्यूट, ये भी, फिर ये भी एग्जीक्यूट होते हैं। ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या होता है, अब हमारे जो कुछ पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते हैं, वहां से अगर ग्रीन सिग्नल मिल गया, वहां से सक्सेस वाले अगर एक रिस्पॉन्स वापस आ जाते हैं, तो पहले रिसीव होता है इसके पास। फिर ये क्या करते हैं, उसके पेरेंट जो मिडिलवेयर है ना उसके पास वो रिस्पॉन्स को भेजते हैं। फिर ये भी उसके ऊपर इसको रिस्पॉन्स भेजते हैं, फिर उसके ऊपर इसको रिस्पॉन्स भेजते हैं, फिर इसको रिस्पॉन्स भेजते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर वापस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे करके काम होता है। मतलब जितने सारे रिक्वेस्ट है ना, हर एक रिक्वेस्ट में इतने सारे सिक्योरिटी से लेके मैसेज से लेके और भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। ये यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन है, रूट यूआरएल मतलब कहाँ से यूआरएल जो है ना कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। ये फोल्डर डॉट यूआरएल मतलब ये यूआरएल डॉट पाई बोल रहे कि ये फाइल जो है ना यहाँ से
यूआरएल का जो कैलकुलेशन है ना वो स्टार्ट होगा। यूआरएल का कैलकुलेशन मतलब ये हमारे एप्लीकेशन है, फिर इसका कुछ लिंक ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ हो सकता है जहाँ पे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा कुछ लिंक बनेंगे। तो ये लिंक जो है ना, ये कैलकुलेट करना है कि कौन सा पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। वो कैलकुलेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, यही लिखा हुआ कि ये कैलकुलेशन आप स्टार्ट करोगे urls.py से। ठीक है, अच्छा setting.py किधर गया, हाँ। नेक्स्ट टेम्पलेट। अब इसके अंदर कुछ चीजें मेंशन है जो है कि टेम्पलेटिंग इंजन, जितने भी बैकएंड लैंग्वेज होते हैं ज्यादातर केसेस में, जैसे पीएचपी तो अभी टेम्पलेट के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है, तो वो उसको बाहर ही रखे तो अच्छे है। तो बहुत सारे बैकएंड लैंग्वेज में ना टेम्पलेट इंजन का कंसेप्ट होता है। बैकएंड लैंग्वेज के पास पावर होता है कि हम लोग एक एचटीएमएल पेज को बना के रिटर्न करेंगे। ठीक है, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट बना के फिर उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है ना ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि कौन सा, बहुत सारे टाइप के इंजन होते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम लोग मेनली जैंगो टेम्पलेट इंजन ही यूज करेंगे, जो सिमिलर टू जिंजा टेम्पलेट, बहुत पॉपुलर एक टेम्पलेटिंग इंजन है। सब सीखेंगे, डोंट वरी। कौन सा फोल्डर से उठाने हैं, ठीक है, ऐप के जो डायरेक्टरी है, हर एक जब एप्स बनाएंगे ना उसका अलग अलग फोल्डर होंगे, तो उस फोल्डर के अंदर है क्या वो चेक, फिर उसका कुछ ऑप्शंस, और ये कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस, ये हम सब बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल कुछ जरूरत नहीं, इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करते भी नहीं है। फिर है कि ये विजगी एप्लीकेशन का लोकेशन क्या है, तो ये हम लोग बोलते हैं कि आवर प्रोजेक्ट डॉट विजगी डॉट एप्लीकेशन। कैसा हुआ, आवर प्रोजेक्ट डॉट विजगी डॉट एप्लीकेशन नाम का एक वेरिएबल ये। ठीक है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने इसमें, फिर है डेटाबेस। मतलब डेटाबेस का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे बढ़िया चीज है जैंगो की, हम लोग मोंगोडीबी चाहे पोस्टग्रेसक्यूएल या चाहे माई एसक्यूएल या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर मुझे चाहिए, तो हम सीधा जो है ना यहाँ पर लिखना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन, कि यूजर नेम ये, पासवर्ड ये, होस्ट नेम ये, एंड जैंगो सब कुछ संभाल लेंगे। डिफॉल्ट में हमारे पास क्या आते हैं, एसक्यूएलाइट 3, ये एक डेटाबेस है जो पोर्टेबल डेटाबेस होता है। यही बन चुका है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम रन किए ना तो ये फाइल बन गया है। ठीक है, शुरुआत में इसमें कुछ नहीं रहते, मैं दिखा देता हूँ सब चीजें यहाँ पे। ये इंजन पे हम लोग मेंशन करते हैं कि कौन सा डेटाबेस इंजन को यूज करना है। अगर माई एसक्यूएल है तो माई एसक्यूएल के लिए अलग लाइन लिखेंगे, अगर ओराकल है तो ओराकल के लिए ओराकल का लाइन, मोंगो डीबी है तो मोंगो डीबी का इंजन अलग है, सब जंगो के पास है। बस उसका मेंशन करना होता है और नीचे उसका कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना होता है, वेरी सिंपल। पासवर्ड वैलिडेशन कैसे होंगे, ये बहुत लंबा है, जो पासवर्ड को वैलिड करने के लिए यूज होता है। कौन सा लैंग्वेज यूज किए गए हैं, कौन सा टाइम जोन के है, ये I18 ये इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड होता है जो मैं भूल चुका हूँ। टीजर ये टाइम जोन रिलेटेड है, ये भी है टाइम जोन रिलेटेड ही है जो मुझे मालूम नहीं है। स्टैटिक फाइल का कुछ कॉन्फ़िगरेशन की, स्टैटिक फाइल जब मैं सर्व करूंगा ना, तो कौन से यूआरएल से मैं स्टैटिक फाइल को सर्व करूंगा, मतलब यहाँ पर जैसे लिखा है स्लैश स्टैटिक स्लैश, मतलब ये लिंक फिर स्लैश, ओके, तो मतलब अगर मैं स्लैश स्टैटिक स्लैश फिर कुछ डालूं, तो मतलब वो स्टैटिक फाइल के लिए रिक्वेस्ट आए, तो मतलब वो क्या करेंगे ना उसको अलग तरीके से हैंडल करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वो टाइम कैलकुलेशन, हो जाएगी। ठीक है, तो अगर तो उसको अलग तरीके से प्रोसेस करना है, तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर बना हुआ। और डिफॉल्ट ऑटोफिल्ड, ये हम लोग जब मॉडल सीखेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कि मतलब क्या है इसका। अभी देखो, अभी जो हम लोग बता रहे थे कि एक एप्लीकेशन बनानी है, वेरी सिंपल। मैं इसको पहले तो स्टॉप कर देता हूँ, कंट्रोल सी, मैं सर्वर को स्टॉप कर दिया। मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, वेरी सिंपल। अगेन पाइथन manager.py स्टार्ट ऐप, जैसे स्टार्ट प्रोजेक्ट सेम स्टार्ट ऐप। फिर अब एक एप्लीकेशन का नाम, क्या ऐप आप बनाना चाहते हो। मैं मान लो जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन में है ना, उसको ही फॉलो करके बनाते हैं, जिसमें लिखा हो पोल नाम का एक एप्स बनाया हम लोगों ने, पोल्स, इसी नाम का एक एप्लीकेशन बनाता हूँ। तो कमांड क्या है, manage.py स्टार्ट ऐप फिर पोल्स, मतलब कुछ भी नाम डालो। ठीक है, पोल्स बना दिए, एंटर मार दिए। उसके लिए देखो मेरे जैंगो ने सबसे बेस्ट चीज क्या कर दी, एक स्टैंडर्ड फोल्डर बना के दिया। उसके अंदर जो एक स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं ना,
वो बना के दे दिया मुझे, ठीक है। तो इसका जरूरत क्या है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, ये फोल्डर स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ठीक है। बहुत ही गंदा चीज होता है, अगर हम लोग प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करके नहीं चलते ना, तो फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा इशू आता है। तो पाइथन का ये जो जेंगो फ्रेमवर्क है ना, ये हमें, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है, तो ये जो ना हम एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करो, ठीक है। मतलब ये पोल रिलेटेड, ये एक एप्लीकेशन है, छोटा सा पार्ट है मेरे प्रोजेक्ट का, इसके रिलेटेड जो जो कोड रहेंगे वो इस फोल्डर के अंदर रहना है, ठीक है। तो क्या होगा, चीजें प्रॉपरली मैनेज्ड होंगे मेरे लिए, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम के यूजर वाले जो पार्ट है, स्लैश ऑथ स्लैश यूजर स्लैश, इतना सा पार्ट एक एप्लीकेशन हैंडल करते हैं, ठीक है। ऐसा चीजों जो है ना काम करते हैं, ओके। तो मैंने एक एप्लीकेशन बना लिया। तो जब हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत सारे फाइल एंड एक फोल्डर भी है। अब इसका यूजेज क्या है ये जान लेते हैं। जेंगो में यही ना एक दिक्कत वाली चीज है कि कौन सा ऐप का मतलब कौन सा फोल्डर, सॉरी कौन सा फाइल का यूजेज क्या है वो याद में रखना, ठीक है। और ये बहुत ही इजी है, क्योंकि सब एप्लीकेशन में पूरा प्रोजेक्ट में सेम ही नाम, सेम ही स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इजी हो जाता है हमें समझना। माइग्रेशन वाला जो है ना, ये लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो क्योंकि ये एक मॉड्यूल जैसा बिहेव करते हैं ना, तो एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट है जो खाली है, कुछ नहीं है। इसके अंदर एक एडमिन फाइल है। मैंने एक बोला था कि जेंगो में एक एडमिन साइट है, एडमिन पार्ट है, जो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, उसके रिलेटेड जो कोड लिखना है तो वो यहाँ पर लिखो आप। फिर एप्स डॉट पाई, यहाँ पर भी हाथ डालने की कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ऐप स्पेसिफिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे चाहिए तो वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। इवन तो इसका नाम ना एप्स डॉट पाई नहीं होना चाहिए, तो बेटर होता है इसका नाम ऐप कॉन्फ़िग या इस टाइप का ही कुछ नाम होता। नो क्यों एप्स डॉट पाई बना कर रखा है, जो भी है बनाया है इसने। मॉडल्स डॉट पाई, यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं, इस इस ऐप के रिलेटेड, इतना सा पार्ट के रिलेटेड जो जो डेटाबेस का जो टेबल, उसका स्ट्रक्चर, ये सब जो बनाने हैं ना, उसके रिलेटेड कोड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट डॉट पाई, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि इस ऐप को टेस्ट करने के लिए कुछ कोड, ताकि यूनिट टेस्ट लिखना है, उसका कोड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और एक है व्यू, यहाँ पे हम लोग जेंगो ये एप्लीकेशन रिलेटेड जो व्यूज है वो हम लोग लिखते हैं। अब बात ये की है कि व्यू का मतलब क्या है, इसको जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर जिसका हम लोग बोलते हैं एमटीवी स्ट्रक्चर। ये बार बार इसका ना एक दूसरा व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। चलो ये यूज कर लेते हैं। देखो एमवीटी क्या होता है ना, नॉर्मल एक एप्लीकेशन में तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक रहेगा, अच्छा इसमें टेक्स्ट ऐसा आता नहीं है। एक रहता है हमारे, क्या होगा, अच्छा एक होता है हमारे डेटाबेस, राइट। एक है हमारे क्या डाले, एक हो सकते हैं हमारे, क्या बोलूं इसको, कंट्रोलर, कंट्रोलर गलत होगा। फ्रंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ये जो ब्राउजर में जो रिटर्न करना है वो वाला पार्ट, ठीक है। अरे अच्छा, इसको चेंज करना नहीं देता क्या। अरे, ये एडिट नहीं करने देते क्या, ये कहाँ से एडिट होगा, ये इरेजर है। कैसे यूज करना होगा क्या, हाँ हो गया ना। अच्छा वो यूज करके करना होता है, ठीक है। हाँ ये फिट आ जाएगा, ठीक है। एक है फ्रंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर, नाम ऐसे ही डाल देते हैं,
ठीक है। फ्रंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम है अरे ये हटता क्यों नहीं भाई, क्या यार, तरीका मजा नहीं आ रहा है इसमें कुछ भी, प्रोटोटाइप पे ही चलता है। तो जो मैं पहले बता रहा था कि एक डेटाबेस रहेगा, एक रहेगा हमारे फ्रंट एंड, ठीक है, और एक रहेगा जो हम लोग बोलते हैं कि कंट्रोलिंग फंक्शन कोड, ठीक है। देखो नॉर्मली अदर्स फ्रेमवर्क जैसे एक्सप्रेस जेएस या नोड जेएस, इसमें क्या होता है ना, ये दूसरा एक कंसेप्ट यूज करते हैं जो है MVC, ठीक है। तो जो क्या है MVC, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। इसका यूजेज क्या है, इसका मतलब ऐसा होता है, वो बाकी जितने भी है ना वो ऐसे काम करते हैं कि इसका मतलब है कि मॉडल, जिसका हम लोग बोलते हैं कि डेटाबेस, मतलब डेटाबेस का ब्लूप्रिंट बनाना, डेटाबेस के साथ जो काम करना है वो करना। व्यू का मतलब होता है कि व्यू का मतलब होता है कि जो रिटर्न, जो एंड मूवमेंट पर जो रिटर्न आएंगे ना, जैसे हमारे इसमें यह रिटर्न आया था, तो जो रिस्पॉन्सिबल है इसको रिटर्न करने के लिए, दैट इज बेसिकली व्यू। कंट्रोलर मीन जो इन सबको कंट्रोल करते हैं कि भाई यहां से डेटाबेस में कनेक्ट करो। तो अगर मैं इसका डायग्राम जैसा अगर कुछ मैं बनाने जाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है कि ये कंट्रोलिंग कोड जो है ना, दिस इज बेसिकली कंट्रोलर, ठीक है। ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है इसके साथ, ये क्या है व्यू, और साथ ही साथ ये कनेक्टेड है इसके साथ जो है मॉडल, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब अब कैसे होता है, कंट्रोलर का काम क्या होता है, देखो मेरे ब्राउजर से आया कि ये जैसे /whiteboard.html, ठीक है, ये लिंक आया, ये इसको मिला, फिर ये क्या करता है, अंदर नीचे फंक्शन लिखा हुआ है इनका, तो वो देखते हो अच्छा मतलब मुझे ये डेटाबेस से डेटा उठाना है, ये रिटर्न करना है, तो वो गया डेटाबेस के पास, डेटा लिया, फिर व्यू के पास लाके वो छोड़ के उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। ऐसे काम करते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो नोड.जेएस या ये सब स्टफ फॉलो करते हैं। पाइथन के जैंगो जो है ना उस चीज को और भी आसान कर देता है। उसका कॉन्सेप्ट जो है दैट इज MTV, ठीक है, दैट इज MTV, मतलब मॉडल टेम्पलेट व्यू, ठीक है। मतलब इसका यूजेज क्या है, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, मतलब ठीक है, ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि जैंगो तो MTV यूज करते हैं, तो MVC और MTV में डिफरेंस क्या है। इसमें भी सेम है, मॉडल तो मॉडल बन गया, टेम्पलेट और व्यू ना ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। ये व्यू है, यहाँ पर और एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट, ये एक्स्ट्रा चीज है जो इनबिल्ट आते हैं। बट नोड जैसे बाकी इन सब में क्या करना होता है कि टेम्पलेट भी अलग से इंस्टॉल करना होता है ताकि टेम्पलेट इंजन को यूज कर पाए, अलग से इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो बात ही फिर कंट्रोलर कहां पे चला गया, द थिंग इज द Django itself is the controller, दैट मीन्स MTV और MVT में डिफरेंस क्या है, तो MVC में क्या होता है, मॉडल रहता है जो डेटाबेस का ब्लूप्रिंट है या डेटाबेस कनेक्टिविटी को हैंडल करते हैं। वी मतलब व्यू जो डेफिनेटली रिटर्न करने के लिए काम आते हैं, और सी मतलब कंट्रोलर जो इन दोनों को कनेक्ट करके कंट्रोल करते हैं चीजों को। बट फॉर Django itself is the controller and the MTV is M for model that control or maintain the database. View is basically some standard piece of function that
जहां पे हम लोग बिजनेस लॉजिक्स भी लिख सकते हैं और जो जो चीजें रिटर्न करना है वो भी रिटर्न कर सकते हैं। और इसमें टी जो है ये टेम्पलेट जो एक ऑप्शनल है, जो बेसिकली नथिंग इज एन HTML, मतलब उसको अगर मुझे HTML पे साथ टेम्पलेट रेंडर करके कुछ रिटर्न करना तो ये सब चीजें भी हमें दे दे। सो दैट इज द टेम्पलेट पार्ट। ठीक है, ये है MTV। ये सब चीजें हो गया। तो ये व्यूज, तो यहाँ पे हम लोग जो लॉजिक्स लिखते हैं कि अगर ये URL आ गया तो ये पीस ऑफ कोड बोलो, तो ये पीस ऑफ कोड, ये जो वर्ड है ना ये यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर सब केसेस में हम लोग और एक फाइल मैनुअली बना लेते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल है, तो इस ऑप्शनल है तो इसलिए यहाँ पर वो Django दिए नहीं है। दैट इज urls.py। मतलब अगर हमें ऐसा करना है कि कुछ पीस ऑफ क्या बोलूं मैं इसको, कि URL भी ये ही हैंडल करेंगे, तो उसके लिए ये बनाते हैं जो हमें और भी आसान कर देते हैं चीजों को। ठीक है, अब चलो बहुत हो गया, अब एक सैंपल इसको बना के भी देखते कि कैसे होते कैसे काम। ठीक है, बट बिफोर दैट। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? यस बोलो। हाँ सर, VNV में भी एक urls.py फाइल था ना? एग्जैक्टली, गुड गुड क्वेश्चन। एक्चुअली तुमने ये हाईलाइट किया। देखो ये हमारे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर भी हमारे पास एक urls.py है। ठीक है, देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है ना यहाँ से ट्रेस स्टार्ट होगा। Django में ये फीचर भी देते हैं कि मान लो कुछ बड़ा वाला, हाँ मान लो ये, इसका कैसा है कि EN/ और भी बहुत सारे, मतलब EN जो है ना मतलब इंग्लिश के डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये है। ठीक है, तो मुझे अगर मान लो ऐसा चाहिए कि EN के बाद जो जो चीज है ना ये एक एप्लीकेशन हैंडल करेंगे। अगर स्पेनिश में मे भी SP रहेंगे या मालूम नहीं, SP फिर स्लैश डाल के जो जो चीजें रहेंगे वो और एक एप्लीकेशन हैंडल करने वाले। तो ये फीचर हमें देते कि EN/ जो जो चीज है ये इसके URL हैंडल करेंगे, सॉरी इसके URL हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो फर्स्ट लेवल का स्ट्रक्चर जो पैटर्न हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है कि admin/ जो है वो ये हैंडल करने वाले हैं। ये भी एक URLs का ही फाइल है, ये भी एक URLs का फाइल है। ठीक है, जो हर एक चीज है, अगर मैं इसको जाऊं ना, ये तो गलत है, ये व्हाट, ओ सॉरी ये तो मैं रन नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं रन करता हूँ। ओह शिट, सॉरी। ठीक है, मैं इसको रिलोड करता हूँ। देखिए इसमें बहुत सारी चीज है, बट देखो अगर हम लोग प्रॉपरली देखते हैं ना, एडमिन पैनल पे अगर हम चलते हैं नेटवर्क टैब में, मैं पेज को रिफ्रेश किया, उसमें देखोगे तो मल्टीपल चीजें लोड की है। ये एक URL से लोड हुआ है जो सिर्फ स्लैश से है, ये किसने हैंडल किया, यहाँ पर जो URL है उसने। फिर एक फॉन्ट CSS लोड हुआ जो कहां से गए, /static/admin/ समथिंग समथिंग समथिंग, अलग जगह से वो लोड हुए। ये भी देखो अलग अलग जगह से लोड हुए, है ना। तो ऐसे ही ताकि मैं ये ऐसा मैं बनाऊं कि मेरे जो जितने सारे URLs है इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद जो जो चीज है ये एक एप्लीकेशन हैंडल करेंगे, तो वो चीजें भी हम लोग बना पाएंगे, और वही हम लोग अभी करने वाले हैं। देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं। मैंने पोल एप्स बना लिए, तो मुझे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिला है। तो राइट योर फर्स्ट व्यू, सेम फर्स्ट व्यू बनाने का मतलब है मुझे ब्राउजर पे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है, कि अगर स्लैश डाल के ये आए तो मुझे ये रिटर्न करना है, वो हम लोग बनाएंगे। अच्छा, और एक एक्सटेंशन मैं बताऊंगा तुम लोगों को इंस्टॉल करने के लिए। Django सर्च करोगे ना तो ये एक वो आता है, ठीक है, Django, इसको इंस्टॉल कर लो। इससे फायदा क्या होगा, ये तुम्हारे लिए Django स्पेसिफिक जो जो चीजें है ना वो तुम्हारे लिए करके दे देते हैं। ठीक है, तो एरर कम आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ताकि वो एक्सटेंशन प्रॉपरली काम करे, हम लोग यहाँ पे ना इसका पाइथन जो चीज है ना इसको चेंज कर देते हैं। इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक रहेंगे, ये देखो कि VNV के अंदर एक पाइथन है, मैं ये चूज कर देता ना तो वो एप्लीकेशन वो बराबर से काम करेगा। अभी देखेंगे, अभी छोड़ो, अभी फिर से पहले से। मेरा पोल ये एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर व्यू एक फाइल है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, नॉर्मल फंक्शन, कुछ नहीं, नॉर्मल एक फंक्शन। इसने जो नाम रखा ना, यही एक फंक्शन लिखने के लिए डेफ फंक्शन का मैं नाम डालता हूं जो है इंडेक्स। अब जितने भी व्यू फंक्शन है ना, इसका एक रूल है कि ये व्यू फंक्शन जो है ना, ये
एक रिक्वेस्ट को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि REQUEST, ठीक है, कि ये एक रिक्वेस्ट को लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल। अब ये रिटर्न करते हैं कुछ, बहुत सारे टाइप के रिटर्न है बाय द वे। नॉर्मल हम लोगों ने अभी तक क्या जानते हैं, हम लोग सब इस टाइप के वेरिएबल या कुछ ही रिटर्न करते हैं। अभी केसेस अलग है, मुझे ब्राउजर में रिटर्न करने हैं। अब ब्राउजर पे ना अलग अलग टाइप के रिटर्न कर सकते हैं, जैसे हम लोग जेसॉन बना के रिटर्न कर सकते हैं कुछ चीजों को, हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल HTML भी रिटर्न कर सकते हैं, या नॉर्मल स्ट्रिंग जिसको एज एन HTML ट्रीट किया जाए ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीज है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ईजी वाले से, ठीक है, जो है HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। स्पेलिंग गलत हुआ है, ठीक है, H कैपिटल होता है, भूल गया। ये काम नहीं किया क्या मेरे एक्सटेंशन, ये डिसेबल, ये तो है, ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। ये आई डोंट नो कि ये ऑटोमेटिकली क्यों नहीं लिए। तो ये कहाँ पे मुझे मिलेगा, मुझे इसको इंपोर्ट करना होता है कि django.http, यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। ये एक स्पेशल फंक्शन है जो क्या करेंगे, ये ब्राउजर में एक HTTP यानी कि HTML जैसे कुछ चीजों को रिटर्न करने के लिए हेल्प करेंगे। कैसे, मैं यहाँ पर डालता हूँ एक HTML कोड, ठीक है, H1 यो Django ऐप, कुछ तो लिखा। मतलब ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये बेसिक फंक्शन है जो एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या एग्जीक्यूट होगा, वो ब्राउजर में एक H1 यो Django ऐप, ये टेक्स्ट प्रिंट करके देगा ब्राउजर में, ठीक है। अब बात ये है कि जो मैंने तो लिख तो दिया, अब ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा ये भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है। वो कैसे करते हैं, पहले जो बता रहे कि आप URLs पोल्स के जो urls.py है ना, मतलब आपका जो ये एप्लीकेशन है ना, इसका urls.py हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैं पहले इसका स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको कॉपी करके लाता हूँ यहाँ से। यहाँ पर वैसे लिखा भी है क्या है, तो मैं सब पूरा कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। मैं बोल रहा हूँ कि ये urls.py, ये urls.py क्या है, ये मेरे पोल्स के अंदर है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर कोई स्लैश बोल के आते हैं तो मुझे वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। वेरी सिंपल। कैसे लिखना है, पहले मुझे व्यूज मॉड्यूल वाले उसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग कैसे एक फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम डॉट, मतलब इस फोल्डर से इंपोर्ट करो व्यूज को। तो उसने ये फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया तो इस फाइल के अंदर एक फंक्शन है चाहे इंडेक्स। तो ये जो पाथ नाम का जो फंक्शन है ना, ये बहुत बढ़िया है। वो किस किस टाइप का इनपुट लेते हैं देखते हैं। पाथ क्या क्या लेते हैं, वो एक राउट लेंगे फर्स्ट पैरामीटर, मतलब कौन से वाले URL के लोकेशन, मैं बोल देता हूँ नॉर्मल URL लोकेशन। नेक्स्ट लेते हैं कि कौन सा वाला व्यू, मतलब कौन से वाले व्यू को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो मैं बता देता हूं कि व्यू, ठीक है, डॉट इंडेक्स, ये था ना मेरा फुल वो फाइल का नाम। तो मैं बता देता हूं कि व्यूज डॉट इंडेक्स। थर्ड पैरामीटर वो लेते हैं दैट इज एक नाम, ठीक है, जैसे नेम डॉट समथिंग। कीवर्ड आर्गुमेंट ये हम लोग अभी यहाँ पर नहीं कर रहे, हम लोग व्यू के अंदर देखेंगे फ्यूचर में। तो डायरेक्टली नेम इज इक्वल टू इसका एक नाम डालते हैं, इंडेक्स व्यू, कुछ भी नाम डालो। इसका यूजेज क्या है ये हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, याद रखना, हम लोग पक्का देखेंगे। यहाँ पर तो हम लोगों ने लिख लिया। अब बात है कि यहाँ तक पहुंचेगा कैसे। मैं अब जो ना हमारे मेन URL जो है ना, यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे जो URL है ना, जहाँ से सब चीजें स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे मैं आ गया। ये है ना, इसके नीचे अच्छा पाथ के जैसे ना और एक है जो है इंक्लूड, ठीक है।
इंक्लूड से मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि आप दूसरा और एक urls.py फाइल को लोड करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, देखो इंक्लूड, मैं बता रहा हूं कि इंक्लूड करो क्या, स्लैश पोल्स। अगर इस टाइप का अगर यूआरएल पैटर्न आए तो कौन सा नेम स्पेस को इंक्लूड करना है, हमें पोल्स डॉट यूआरएल्स इसको इंक्लूड करना है। और अच्छा, इसको भाई ब्रैकेट में रखना होगा लाइक दिस। मैं बोल रहा हूं इंक्लूड करो इसको। अब क्या होगा देखो, मतलब ऐसा है कि अच्छा पोल के बाद एक स्लैश भी डाल सकते हैं या ना भी डाले तो भी चलेगा। देखो इसका मतलब ऐसा है कि अगर, अच्छा कुछ एरर आया यहाँ पे, ऐप नेम एट्रीब्यूट इन, अच्छा ये urls.py लाइन नंबर 21 यहाँ पर आए हैं, कुछ तो हम लोगों ने गलती किए है। अच्छा सॉरी, वो मैंने पहले सेव किया था ना, इसके लिए वो आए होंगे कंट्रोल। अच्छा मैं बंद कर दिया, फिर से स्टार्ट करूं। ओ यहाँ पर कुछ एरर आया, नो मॉड्यूल नेम पोल्स, ये क्यों आ गया। देखो पाइथन जो है ना पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच बताते हैं। आप जो जो एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो उसको आपको मेंशन करना होगा, राइट। तब भी जो है ना ये काम करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे, बहुत पहले हम लोगों ने एक देखा था settings.py है, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि कौन सा ऐप इंस्टॉल्ड है। यहाँ से अगर आप कमेंट करके रख दोगे ना, मान लो ऐसा कि मैं एक नया एक एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, तो वो क्या है, वो डेवलपमेंट पे है, राइट। तो उसको मुझे पब्लिक नहीं करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको इस लिस्ट में नहीं रखते। तो अगर इस लिस्ट में ही नहीं रख देंगे तो क्या वो काम ही नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ पोल्स, भाई इसको भी ले लो। तो क्या होगा, पोल्स, पोल्स तो इसको ले लेंगे। तो कुछ तो एरर आ रहे हैं, कहाँ पे एरर आ रहा है मैं देखता हूँ। setting.py पे है, urls.py में पोल्स फिर स्लैश urls है। पोल्स के अंदर फिर जाएंगे और ढूंढेंगे urls कहाँ पर है, तो यहाँ पर आएंगे। इसको एडमिन को भी यहाँ पर से भगा दो, ठीक है। बट यहाँ पर बोल रहे कि नहीं फाउंड, व्हाई अगेन urls.py लाइन नंबर 21, urls.py लाइन नंबर 21, यहाँ पर गलती है, polls। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैं पाथ क्यों लिखा, शिट। हाँ छोटा बहुत बड़ा मिस्टेक्स कर दिया था। मैं जो बोलना था कि ये पाथ को तुम हैंडल करो, कौन से पाथ को, पोल्स पार्ट पाथ को। ओके सेकंड में हम लोगों ने क्या देखे थे एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में पाथ में हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में तो ये लिखते हैं, सेकंड एग्जांपल में हम लोग व्यूज मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो नेम स्पेस मेंशन कर रहे हैं, मतलब कि इंक्लूड कर दो पोल्स डॉट यूआरएल को, मतलब ये जो लिंक है ये प्रीफिक्स है, इसके बाद स्लैश डाल के और जो जो चीज होंगे वो हैंडल करेंगे ये वाले यूआरएल्स डॉट पाई, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं, रन कर देता हूं, रन हो रहा है। अभी जो है ना ये पेज मुझे और मिलेंगे नहीं, क्योंकि अभी वो समझ में आ गया इसको कि भाई तुम एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हो, सिर्फ पहली बार के लिए होते हैं। यहाँ पर वो बोल रहे कि भाई आप जो है आप एक्सेस करना चाह रहे हो स्लैश, कुछ भी नहीं मतलब स्लैश, ठीक है। लेकिन आपका जो यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें मुझे मालूम है कि एडमिन स्लैश इस नाम इस टाइप का कुछ यूआरएल है और पोल स्लैश इस नाम का कुछ यूआरएल है, बट सिर्फ स्लैश ऐसा तो कुछ यूआरएल है नहीं अपने तुम्हारे पास। तो मुझे याद है, हाँ मैं तो स्लैश पोल्स इसमें कुछ है। तो देखो ये जो जंगल ये आ गया। अब ये कैसे आया यहाँ पे, पहला फिर से पूरा फ्लो को समझते हैं। पहले जब मैंने ये लिंक को खोला तो मेरे जेंगो सर्वर के पास पहुंचा, ठीक है।
Django सर्वर पहले कहाँ पे चलते हैं? पहले वो गया urls.py में, सॉरी ये वाले नहीं, ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ। वो गया मेरे प्रोजेक्ट के urls.py में, वो बोल देखा कि ये स्लैश पोल्स इस नाम का कुछ है क्या, तो बोले हाँ भाई ये तो है। ओके ठीक है, तो ठीक है, तो मतलब ये हैंडल कौन करेगा, तो उसने बोला ये पोल्स के अंदर जो यूआरएल्स है ना वो हैंडल करेगा। बोले ओके अच्छा, पोल्स तुम्हारे अंदर कोई यूआरएल्स है क्या, हाँ यूआरएल्स है। आप मुझे बताओ कि स्लैश के बाद कुछ नहीं, मतलब खाली, ऐसा हैंडल करने वाले कुछ है क्या आपके पास? उसने बोला हाँ है ना, ये हैंडल करेगा व्यूज डॉट इंडेक्स, मतलब ये वाले फंक्शन इसको हैंडल करेंगे। ओके ठीक है, तो ये फंक्शन हैंडल करेगा, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट को लेकर इसके पास आया, तो ये उसको बोलेगा हाँ भाई एक HTTP रिस्पॉन्स डाल दो, जो है ये, जो है बेसिकली नथिंग ये, ठीक है। इसी बीच में और एक चीज हो गया, वो क्या, ये व्यू जब एग्जीक्यूट करने गए ना यूआरएल्स के बाद, तब हमारे पास ये सेटिंग किधर गया, इसके अंदर जो ये मिडिलवेयर है जो हमारे सेफ्टी के लिए है, ये सब पीस ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट होते 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 यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद हमारे व्यूज एग्जीक्यूट हुए, फिर पीछे 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 होकर यहाँ तक पहुंचा, फिर जाके जो है ब्राउजर के पास वापस भेजे गए। इतने सारे चीजें हुए हैं इन बिटवीन, ठीक है। अब मुझे अगर मालूम था कि नहीं ये पोल्स में ये नहीं प्रिंट करना था, कुछ और प्रिंट करना था, वेरी सिंपल, व्यूज यहाँ पे लिखा है यो जैंगो ऐप, डाल दो यो पोल ऐप, ठीक है। इसको रिफ्रेश करूं, ये हो गया, ओके। अब मगर मुझे दो अलग अलग हैंडल करने हैं, वेरी सिंपल, कॉपी करो। 3 फंक्शन है, एक का नाम है इंडेक्स, एक का नाम है url2, url3, कुछ भी नाम डाल दो। दिस इज url2, url3 में आपका स्वागत है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका यूआरएल डिक्लेयर करना है कि किस सिचुएशन में ये मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो वो कहाँ पे करते हैं, यूआरएल्स में। देखो मुझे इसके यूआरएल सब कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने सेटअप करके रखा है कि स्लैश पोल्स, इसके बाद जो भी है ये सब ये यूआरएल, मतलब मेरे पोल्स के यूआरएल हैंडल करने वाले, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एक को मैं बताता हूँ कि url2 अगर इस नाम का आता है ना, तो व्यूज के अंदर url2 इसको एग्जीक्यूट कर दो। अगर url3 यह आता है तो व्यूज के अंदर url3 इसको एग्जीक्यूट कर दो। नाम भी मैं चेंज, अच्छा बाय द वे ये सॉरी कॉमा होता है, मैं सेमीकोलन आई डोंट नो क्यों मैंने डाल दिया था, ठीक है। इसका भी नाम डाल देता मैं कि url3 के लिए है ये, सॉरी ये url2 के लिए, कुछ भी नाम डाल सकता हूँ, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, url3 कुछ भी डाल दो, ठीक है। क्या हो गया, मैं ये एप्लीकेशन तो है ही, साथ ही साथ url2 ये भी बन चुका है मेरा, url3 ये भी बन चुका है मेरा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तुम लोग ये बताओ कि ये पूरा फ्लो समझ में आया क्या, कि जब मैं ये स्लैश यूआरएल या स्लैश पोस्ट पोल स्लैश यूआरएल में एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो मेरे व्यू के अंदर ये फंक्शन जो एग्जीक्यूट हुआ वो कैसे हुआ, ये समझ में आ गया है क्या तुम लोगों को? थैंक्स मुकुल फॉर कंफर्मिंग, थैंक्स शुभम, बाकियों का क्या है, किसी का कुछ दिक्कत है तो अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। थैंक्स रिचा फॉर कंफर्मिंग, थैंक्स आकाश। हेलो सर, am I audible? यस यस बोलो। हाँ सर, इंडेक्स वाला समझा मुझे। स्टार्टिंग में आपने जो एक यूआरएल से उसको बोला कि पोल्स में जो यूआरएल है वो रीड करे, और उसके अंदर में जो भी रिक्वेस्ट करने के लिए जो, हाँ, जो पोल्स वाला जो है वहां से रीड करना है, एंड देन पोल्स यूआरएल्स में जो भी फंक्शंस है वो एग्जीक्यूट करने हैं, राइट मतलब लाइक वहां पे जो लिखा है वो। राइट सो आपने फिर उसको पाथ दिया है
एंड पाथ में फर्स्ट वाला जो है पाथ विच इज नथिंग, वहां पे इंडेक्स अंडरस्कोर व्यू वाला एग्जीक्यूट करना है। राइट। देन उसके बाद में फिर जो आपने URL 2 दिया है, सो वहां पे आपने नया URL कैसे किया, वहां पे क्यों नहीं यूज किया? एक देखो, मिनट, ये खोलो ना आप ब्राउजर। अच्छा हाँ, तो वहां पे जो आपने पाथ दिया है pols/url3, सो वहां पे pols/url3 ना यूज करके /url2 क्यों नहीं यूज किया आपने? वो नहीं समझ में आया। ओके, देखो इसमें कैसा होता है, जितने यूआरएल्स लेवल में जो जो भी काम होता है ना, ये सब हमारे urls.py को हैंडल करते हैं। अब यस। फर्स्ट urls.py कौन है? ये वाला जो मेरे प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट का जब भी हम लोगों ने क्या किया, हमारे लिए पैटर्न क्या है, /pol/url3। तो कैसे होता है ये, जेंगो के पास, कंट्रोलर जेंगो के पास गया कि भाई मेरा यूआरएल पैटर्न /pol/url3, क्या इस नाम का कुछ है? तो पहले ये यूआरएल ने बोला कि हाँ pols/something, ये जो है ना, ये वाला यूआरएल हैंडल कर रहा है। तो जेंगो जो अब इसको छोड़ देंगे, इसको रीड और कुछ नहीं करने वाले, वो सीधा ये वाले यूआरएल्स में आएंगे, यानी कि इसमें। अब इसके दिमाग में है क्या, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, मतलब शुरू से ही /pols इतना सा है इसके बाद। अब वो नेक्स्ट का कैलकुलेशन करेंगे, तो ये इसके पास आया और वो बोले कि /urls है कि क्या आपके पास इसके रिलेटेड कुछ है? क्यों? क्योंकि पेरेंट जो यूआरएल है ना, जो सबसे पहले वाले, उसने बोल ही दिया है कि ये पोल्स, उसके बाद जो जो चीज है ना, ये सब हैंडल करते हैं ये वाले यूआरएल्स पर। तो जेंगो आके बोले कि यूआरएल 3 है, इस टाइप का कुछ पैटर्न है क्या? तो उसने बोले रुको मैं देखता हूँ। पहले मतलब ब्लैंक, ये तो मैच नहीं कर रहा है। फिर है URL 2, ये भी मैच नहीं कर रहा है। फिर उसमें URL 3, फिर बोला अरे हाँ URL 3 ये मैच कर रहा है। तो जेंगो बोला ओके, तो कौन हैंडल कर रहा है? तो उसने बोला कि ये व्यूज के अंदर URL 3 नाम का एक फंक्शन मैंने बना के रखा है, ये इसको हैंडल कर रहा है। तो वो इसके पास जाते, तो बोले ठीक है URL 3 मेरे पास, मुझे तुमको एग्जीक्यूट करना है। तो URL 3 नॉर्मल जेंगो क्या है, वो रिक्वेस्ट को भेजते हैं। रिक्वेस्ट को लेने के बाद अब URL 3 में क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने सीधा डाल दिया कि एक HTTP रिस्पॉन्स डालो जो है ये टेक्स्ट, तो वो रिटर्न आ गया, तो वही है ये URL 3। अब जब मैं URL 2 का वो करता हूँ URL 2, तो URL 2 आ गया यहाँ पे। ये कैसे हुआ? अगेन सबसे पहले इसके पास गया था जेंगो, बोले pols/url2 है, तो बोल रहा है कि भाई देखो मुझे उतना पता नहीं, बट pols/ इसके बाद जो भी है ना वो ये वाले फाइल हैंडल कर रहा है। तो जेंगो बोलो अच्छा pols/ उसके बाद ओके, सो उसने रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना इसको लेके ये URL के पास आया, तो बोल रहा है कि मेरे पास है URL 2। URL 2 का हैंडल करने वाले कौन है? तो वो बोल रहा है क्या ये है, तो वो बोल दिखा रहे इसका तो कुछ है नहीं। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब URL 2 नाम का कुछ तो है नहीं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो वो क्या बोल रहा है। वो अभी बोल रहे कि भाई पेज नॉट फाउंड, तो कुछ है नहीं। क्यों? आप जो है वो इस टाइप का URL एक्सेस करना चाहते हो, लेकिन मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास पोल फिर स्लैश, मतलब कुछ भी नहीं ऐसा है, और pols/url3 ऐसा है। बट आपने जो मांगे वो है URL 2, इस नाम का तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो जो करंट पाथ जो आप ढूंढ रहे हो ना pols/url2, ये किसी भी पैटर्न के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए 4404 एरर दे दिया इसने। और ये अगर पाथ का इंफॉर्मेशन रहता तो ये प्रॉपर्ली काम कर लेता है। गॉट इट? यस सर। ओके ग्रेट। आई थिंक ये चीजें जो है ना ऑलरेडी तुम लोगों को, क्योंकि ये फर्स्ट चीज है ना, थोड़ा बहुत तो ये कंफ्यूजन वाली चीजें है, ठीक है। तो आई थिंक इतना सा ही रखने देते हैं एज ऑफ नाउ। कल हम लोग जो एडमिन पैनल भी देख लेंगे, सब बात में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब कुछ है नहीं वैसे, राइट। वो कंफ्यूजन होंगे क्योंकि इसमें इतने सारे फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, और क्योंकि ये फोल्डर है तो थोड़ा तो वो दिक्कत आएंगे, राइट। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तब ये आसान हो जाएंगे। तभी हम लोग घर पे क्या प्रैक्टिस करेंगे, पहले ये जेंगो कैसे इंस्टॉल करना होता है, पहले तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के बाद उसमें जेंगो इंस्टॉल करना,
फिर एक Django प्रोजेक्ट को बनाना, फिर एक Django प्रोजेक्ट बनाने के बाद एक Django ऐप को बनाना, फिर उसके अंदर जो है वो एक व्यूज को बनाना, और एक या दो व्यूज को बनाओगे और उसको जो है यूआरएल से कनेक्ट करोगे, यानी कि मैपिंग करोगे। श्योर वो फोल्डर स्विच कर रहे हैं ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, राइट। जितने सारे हम नए नए ऐप्स बनाएंगे ना, सबका फोल्डर स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएंगे। सो नॉर्मली जो जो लिंक्स हम लोगों ने फॉलो किया अभी तक वो मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। एक है ये, दूसरा है ये, ठीक है ये, तो या दैट्स इट, ठीक है। तो आई थिंक आज जो है ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है टफ हो जाएंगे तुम लोगों के लिए स्ट्रक्चर वगैरह। वंस यू आर डन विद दिस स्ट्रक्चर्स और यूआरएल मैपिंग्स और ये व्यूज के बेसिक चीजें, फिर तुम लोगों को जो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तब तक हम लोग ये 1.5 घंटे, ठीक है, इस टाइप का क्लास लेंगे। सर इंस्टॉल Django, हाउ टू कंफर्म इट्स इंस्टॉल? सिंपल, Django admin -- वर्जन, Django इंस्टॉल किया, देखो Django एडमिन डालेंगे। अच्छा ये Django -- वर्जन ये एग्जीक्यूट करोगे तो वो तुम्हें बता देंगे। बट हाँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट का पहले, सॉरी मैं शुभम को क्यों मैसेज भेज रहा हूँ? अरे मैं पर्सनल मैसेज में सारे के सारे लिंक्स भेज दिए। रुको रुको रुको, मैं फिर से भेजता हूँ। हाँ राइट राइट, मैं लिंक वो पर्सनल मैसेज करके शुभम के पास चला गया था। ये लो, ठीक है। और अगर Django का वर्जन देखना है तो ये, ठीक है, ये कमांड है, ठीक है। फिर ऐप इंस्टॉल करना है, तो जो 2 लिंक है इसमें सब चीजें है। ओके, सो नेक्स्ट किसी का क्या क्या क्वेश्चन है बताओ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने वो यूआरएल्स में जो डाला वो अवर प्रोजेक्ट के यूआरएल में क्यों नहीं डाला, पोल्स के यूआरएल्स में ही डाला? अच्छा, प्रोजेक्ट के देखो चीजों जो है ना, कैसे फ्यूचर मैनेज कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास क्या है ना, /poll/something ऐसा कुछ है, राइट। अब फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा 100 जैसा अलग अलग यूआरएल होंगे, मान लो। ऐसे इतना ऐसा होते नहीं, इतना गंदा स्ट्रक्चर तो होते नहीं कभी, पर मान लो 10 100 100 जो है ना अलग अलग ऐसे ऐप होंगे छोटे छोटे। अब ताकि मैं प्रॉपरली मैनेज कर पाऊँ, मैं क्या करूंगा, एक ऐप का जो डेटा है ये एक स्लैश करके उसमें रखने वाला हूँ, दूसरा जो है उसको अलग उसमें रखने वाला हूँ। तो सारे के सारे यूआरएल पैटर्न भी मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट के इसमें लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी जो है ना इसका व्यू वो मेंशन करके यूज कर सकता हूँ। बट हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या करते हैं कि पोल/ इसके बाद, क्योंकि देखो अब ये सिर्फ पोल/URL1 URL2 URL3 ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये और भी एक्सटेंड होंगे, जैसे पोल/URL2/something/something/something ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारे जो चीजें हैं, हम डायरेक्टली एक जगह पे रखने के जगह पे क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि पोल/ इसके बाद जो जो है ये हैंडल करेंगे पोल्स के जो यूआरएल पाई है वो। इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं कि इसके बाद मैं बोल देता हूँ ये इसके यूआरएल पाई जो है ना, ये यूआरएल पाई इसको हैंडल करने दो, ठीक है। अगर मुझे और भी ज्यादा चाहिए तुम और भी हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पे और भी URL2 URL3 ऐसे कर सकते हैं सब यूआरएल, और बोल सकते हैं कि URL2 के बाद स्लैश डाल के और भी जो जो आएंगे वो वाले यूआरएल हैंडल करेंगे। तो ऐसे करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं चीजों को। एक क्वेश्चन है, सर आई हैव जॉइंड लेट, सो कैन यू प्लीज टेल वंस अगेन व्हाट Django एंड व्हाट इट इज फॉर एक्चुअली। सो Django जो है ना ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, वेब फ्रेमवर्क, जो मोस्ट पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है अभी के टाइम पे। इसका यूजेज क्या है, क्या क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, देखो नॉर्मली पाइथन तो वैसे बहुत पॉपुलर है। अब पाइथन में जो चीजें हम लोग रन करते हैं ना वो कहाँ पे रन होता है, टर्मिनल पे, राइट। उसका आउटपुट वगैरह सब रन टर्मिनल पे दिखता है। बट हमें बनाने हैं वेब एप्लीकेशन, मतलब ऐसा कुछ जिसको हम लोग ब्राउजर से एग्जीक्यूट कर पाए, ब्राउजर में आउटपुट मिले, इस टाइप की चीजें। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क जो है पाइथन का भी, दैट इज Django। Django का किस किसने यूज किए, इंस्टाग्राम बोलो, यूट्यूब बोलो, नेटफ्लिक्स बोलो,
ये सब बड़े बड़े जो वेबसाइट है ना, सब जैंगो फ्रेमवर्क यूज करके बनाए, ठीक है। मतलब पीछे जो है पाइथन के कुछ कोड ही रन हो रहे। देखो ये जो है ना, ये एक फॉर एग्जांपल, ये जो है ना, ये क्या है, पाइथन फंक्शन है, कुछ नहीं। इसके अंदर तुम जो भी अपना मर्जी हिसाब से करो ना, कि सी इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, फिर सी इक्वल टू समथिंग प्लस सी, जो मर्जी पाइथन का कोड डालो, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटरनल लॉजिक प्लस हम लोग जो ब्राउजर में उसको सेंड कर सकते हैं, मतलब हम लोग उसे रन कर सकते हैं ब्राउजर में। यही फीचर होते हैं एक वेब फ्रेमवर्क के, बैकएंड वेब फ्रेमवर्क के, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है जैंगो सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग जो पाइथन जितने भी चीजें इजीली, या फंक्शंस वगैरह सब कुछ तो सीखे, और उसको ब्राउजर में कैसे भेजेंगे, ये सब चीजें हम लोग सीखते हैं। इसीलिए हम लोग जो है जैंगो को यूज करते हैं। गॉट इट? यस सर, वो जो वेब पेज का सम जो डिजाइन होता है वो भी इससे ही हो सकता है, या क्या बोलो? HTML से ही करना पड़ता है? बता दिए सर। ना फिर से हाँ बोलो। हाँ मतलब वेब पेज का जो डिजाइन होता है वो भी इससे अपन कर सकते हैं, या उसके लिए फ्रंट एंड यूज करना? देखो इस यही फंडा है, जब हम लोग एडवांस लेवल में सीखेंगे ना, कि कहाँ पे हम लोग जो है वो फ्रंट क्या बोलते हैं इसको, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ये आएंगे हमारे टेम्पलेटिंग इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखे कि H1 ऐसे करके तो काम तो चला लिए, लेकिन एक चीज सोचो, ये OLX का जो हम लोग क्लोन बना रहे हैं उसका तो बहुत सारे HTML है, सब थोड़ी ऐसे जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग जो डायरेक्टली HTML फाइल को पास कर सकते हैं विद सम डायनामिक वेरिएबल, बहुत सारे चीज है। मैंने बोला ना, एक्चुअली पूरा जैंगो जो है उसका एक PDF है, मैं ये दिखा भी पाऊंगा तुम लोगों को। डेटा डेट बैकएंड कंप्लीटली बैकएंड। सॉरी ये नहीं, नहीं ये भी नहीं, ये भी है एक वैसे। ये भी एक अच्छा बुक्स है, तो ये बुक्स भी ना हम लोग मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ। हाँ सॉरी, ये होगा फिर मे भी। ये तो 266, ये 216। अच्छा मैंने डिलीट कर दिया था। हाँ ये तो मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। तो वो फिलहाल मैंने डिलीट ही कर दिया, क्योंकि वो पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो उसमें क्या है कि 2000 पेजेस है, जिसमें मतलब एंड टू एंड है, मतलब ये जैंगो डॉक्यूमेंटेशन का जो जो चीज है ना, सब कुछ है उसमें। और उतना चीज हम लोग सीख नहीं पाएंगे, बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग जो जो चीज जरूरत है वही सीखेंगे, बट टेम्पलेटिंग, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कैसे काम करते हैं, एक्चुअल यूज जैंगो के कौन से वाले पार्ट में हम लोग करते हैं, सब चीज हम लोग जो है ना सीखेंगे। सो डोंट वरी। और ये PDF भी जो है ना मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ, आफ्टर वेरीफाइंग कि यहाँ पर प्रॉपरली सब चीजें मेंशन्ड है। ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। बहुत चीजें सीखना है, इसलिए ये फ्रेमवर्क है बाय द वे। इसलिए ऐसा भी होता है ना, अगर किसी को जैंगो आते तो उसको बोलते कि अच्छा रिएक्ट नहीं आते, जैंगो आता ना, बट ठीक है चलो ले लो, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो इस लेवल का पावर दे देते हैं इसको। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बड़ा भी है, जो चीजें हम लोग सीखेंगे। या सो दैट्स इट। तो बोलो फिर, और क्या क्वेश्चन है किसी का? ओके थैंक्स शुभम, सबसे पहले कंफर्म करने के लिए। बाकी का
नहीं, दोनों का अलग अलग यूजेज है मुकुल। रिएक्ट का यूजेज है फ्रंट एंड के लिए, वो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जेंको का यूजेज है बैक एंड के लिए, अब दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। रिएक्ट का अपना अपना प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसका काम है ब्राउजर पे, मतलब ब्राउजर में कुछ लोड हो गया तो मुझे सिर्फ उसको लोड नहीं करना है, दूसरे पार्ट को सिर्फ लोड करना है, ठीक है, इस टाइप से, ओके। और जेंगो का काम क्या होता है कि बैक एंड के साइड में, मतलब एक सॉलिड डेटाबेस में कुछ परफॉर्म करके फ्रंट एंड को पे देना है, या कुछ चीजें जो है वो सिस्टम लेवल में कुछ करना है, वो करके रिटर्न करना है, इस टाइप की चीजें हम लोग देखेंगे। जितना ज्यादा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जांगो को, उतना ज्यादा उसके पावर के बारे में सोचेंगे। एज ऑफ नाउ आज हम लोगों ने, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, हम लोगों ने क्या कवर किया कि जेंगो है क्या, कैसे वो काम करते हैं उसका, और उसका यूआरएल कैसे काम करते हैं, क्योंकि एट द एंड ये जो रिटर्न जो भी करेंगे ना वो एक यूआरएल पे करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने कैसे सर्च करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और वहां पे जेंगो से रन होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है एक क्वेश्चन आया कि सर नोड.जेएस इतना डिमांड में क्यों आ रहा है, इवन इफ इट कांट यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्ट बिकॉज़ ऑफ इट्स इन सिंगल थ्रेडेड। नोड.जेएस जो ना इतना डिमांड में, एक्चुअली हम लोगों ने जितने भी वो कनेक्ट किए ना अलग अलग कंपनी से, हर एक जगह पे ना मुझे जो दिखे, और उन लोगों ने भी बोले कि वो नोड.जेएस नहीं, ये वो लोग पाइथन या जावा इन दोनों में ही प्रेफर करते हैं। द रीजन इज कि ये जो लैंग्वेज है ना इसका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट नोड.जेएस जो ना वो स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशन, या पहले तो वो नेटवर्किंग के लिए ही लाया गया था कि नेटवर्क रिलेटेड छोटे छोटे काम करने के लिए लाए गए थे, और उसके बाद उसका यूजेज नहीं है। और ये स्पेसिफिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दिक्कत ये है कि इसका रिप्लेसमेंट ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, और कंपटीशन में ना बहुत ज्यादा होंगे तुम सबके लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसे कोर्स को लिए और जेंगो को भी लिए, ताकि तुम लोगों को जो ना कंपटीशन भी कम करना पड़े, ठीक है, और जो ज्यादा कंपनीज है सब जगह पे भी तुम लोग फिट हो पाओ। उसके बाद अगर इन फ्यूचर अगर तुम लोगों में से किसी को ऐसा हो जाए कि तुम लोग जो है मशीन लर्निंग में शिफ्ट करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, डेटा साइंस में शिफ्ट करना है, अगर तुम लोगों को हो गया कि नहीं तुम लोगों को सिक्योरिटी पे शिफ्ट करना है, एथिकल हैकिंग्स वगैरह में शिफ्ट करना है, दैट इज ऑल्सो विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। बट वो बाकी इसमें होते नहीं है। नोड.जेएस बस छोटे छोटे एप्लीकेशन है, सिर्फ उसके लिए ही यूज हो सकते हैं, बट छोटे छोटे एप्लीकेशन मतलब उसका पेमेंट भी छोटे छोटे ही होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया कि सर फ्लास्क भी पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है, सो व्हाट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम जांगो। यस, फ्लास्क जो है ना, फ्लास्क बोल सकते हो नोड.जेएस जैसे, मतलब बैटरीज इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है, मतलब वो लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट होंगे। तुम्हें जो चाहिए वो इंस्टॉल करो, तुम अपने हिसाब से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ, अपने हिसाब से चीजों को बनाओ, सब मिडिलवेयर बनाना है अपने हिसाब से बनाओ ऐसे। लेकिन जेंगो क्या है, बैटरी इंक्लूडेड होते, मतलब तगड़ा है फ्रेमवर्क, साथ ही साथ बहुत कुछ दिए दिए गए हैं इन बिल्ड, इंक्लूडिंग मिडिलवेयर, ऑथेंटिकेशन, एडमिन पैनल, ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें जो इनबिल्ट दिए पहले से दिए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्लास्क का पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, जेंगो का पॉपुलैरिटी दिन के दिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन स्टैक एंड मर्न स्टैक। सी इसका डिफरेंस क्या है ना, मर्न का मतलब है इसका एक, सॉरी क्या मैंने प्रेस किया, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। मर्न का मतलब क्या होता है, MERN, M फॉर MongoDB, E फॉर ExpressJS, R फॉर, देखो M फॉर MongoDB, ठीक है, मतलब एक डेटाबेस, ठीक है। E फॉर ExpressJS जो है एक फ्रेमवर्क, किसका फ्रेमवर्क, N जो है ना Node.js उसका फ्रेमवर्क, R जो है यह है React.js, तो ये भी एक फ्रेमवर्क। तो ये भी एक पॉपुलर बन चुका था, अभी भी थोड़ा बहुत तो पॉपुलर है इंडिया में, बट दिन के दिन यूएस में इसका ऑलरेडी पॉपुलैरिटी जा चुका है, तो अभी इंडिया में भी जाने वाला है ऐसा लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें स्टैक में क्या क्या है, MongoDB इट्स गुड, लेकिन इसका प्रॉब्लम है कि फ्रेशर्स से, जब तुम लोग फ्रेशर हो तो कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारे नॉलेज जो है ना रिलेशनल डेटाबेस का नॉलेज हो, यानी कि PostgreSQL, MySQL इस टाइप का किसी भी डेटाबेस का नॉलेज हो, ना कि MongoDB जैसे, ठीक है। MongoDB जब तुम 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस हो जाओगे तब वो लोग बोलेंगे अच्छा MongoDB है तो अच्छा है। ExpressJS इसका सबसे बड़ा दिक्कत है क्या है, क्योंकि ये Node.js का फ्रेमवर्क है और इसमें भी सब चीजें स्क्रैच से लिखना होता है। Node.js का प्रॉब्लम क्या है मैं दिखाता हूँ, हर 2 दिन में एक एक करके फ्रेमवर्क निकल जाते हैं,
तो मतलब सब सीखेंगे क्या? मैं एक नॉर्मल सा दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो एक्सप्रेस जेस तो सबसे पहले आ गया, मीटियोर जेस, ठीक है, फिर नेक्स्ट जेस, वाकंडा जेस, आई डोंट नो यार क्या क्या है यहाँ पर, मैंने बहुत अच्छी तरह से मुझे दिखा। कुछ दिन पहले दिख रहा था कि एक कंपनी एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको एक दूसरा चीज चाहिए, ये सब ट्रेंडिंग में। एक्सप्रेस जेस, कोआ जेस, मीटियोर जेस, सॉकेट आयो, नेस्ट जेस, सेल जेस, टोटल जेस, हैप्पी जेस, फेदर जेस, लुक बैक जेस, इसमें बहुत ज्यादा पैसा होता है भाई देव, डरवी जेस, एडोनिस जेस। हर एक नोड जेस फ्रेमवर्क का अलग अलग खासियत है, बट ऐसा एक फ्रेमवर्क नहीं जिसमें सब कुछ मिलेगा मुझे, ये बनाते ही नहीं है। पर जेंगो का ये प्लस, पाइथन का ये प्लस पॉइंट है, जावा का ये प्लस पॉइंट है कि जब पाइथन ने निकाले कि जेंगो, तो मतलब ये एक सॉलिड फ्रेमवर्क जिसमें सब कुछ रहेंगे, सब चीजों के लिए ये बेस्ट रहेंगे। सेम जावा के है, तो जावा का फ्रेमवर्क है वो स्प्रिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जिसमें सब कुछ होंगे, ठीक है। इसीलिए जावा का ऐसे बस 10 15 20 इतने सारे फ्रेमवर्क नहीं मिले। प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम्हारे कंपनी मान लो चांसेस है कि एक्सप्रेस जेस यूज नहीं करने वाले, ठीक है, तो ये भी पुराने हो चुके हैं, अब ये लुक बैक जेस यूज कर रहे हैं कंपनी, ठीक है, या नेस्ट जेस या नेक्स्ट जेस, ये सब फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, या फेदर जेस, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, तुम्हें वो सब भी फिर से सीखना पड़ेगा। तो और ये जो है ना इजीली रिप्लेसेबल है, क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट में है नोड, जो स्पेसिफिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसीलिए वो मार्केट में चलने नहीं वाले हैं, और इंडिया से भी लग रहा है कि जाएंगे। और मैं भी जो जेंगो है ना, सॉरी नोड जो है ना, उसको डेनो जेस, ठीक है, ये भी एक है, तो ये रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने बोला था कि ये जो है जावा, ये भी V8 इंजन पे ही चलते हैं। और इसका क्रिएटर कौन है? जो नोड जेस का क्रिएटर जो है ना, रैन दही डेल, ठीक है, वही इसको भी बना रहे हैं, ठीक है, बना चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबली रिप्लेस कर देंगे नोड को, ठीक है। तो रिस्क है, तो इसलिए हम लोग जो है ना सिर्फ इंडिया में अभी भी 2-4 जगह पे पॉपुलैरिटी है, ये देख के ना रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये भी दिखे कि कुछ कुछ इवन जो कम इंस्टीट्यूट है जो फुल स्टैक पे मर्न पे वो देते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि वो लोग जो है ना कुछ इंडिया बेस्ड छोटे छोटे कंपनीज में इजीली प्लेस करवा दे। बट द प्रॉब्लम है कि जो मैंने रिसर्च करके या कंपनीज के साथ डिस्कस करके निकाले कि हमें तुम लोगों के करियर ऐसे बनाने हैं ताकि नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स तुम लोग ठीक ठाक चल पाओ, ना कि 1 या 2 साल। अगर हमारा टारगेट ऐसा होता कि चलो भाई सिर्फ 1 या 2 साल के लिए बस इनको, तो उसके बाद तुम्हारे से हमारे क्या रिलेशन है नॉर्मली, राइट? कि मान लो कि एक मान लो 2-3 साल के अंदर तो हमें भी पैसा मिल ही जाएगा, बट उसके बाद तुम लोगों के साथ रिलेशन रख के क्या फायदा? अगर इस टाइप का बनाना था तो डेफिनेटली नोड जेस लेके ही चल सकते थे। क्यों? क्योंकि इजीली हम बस प्लेस कर देते हैं, बस मामला खत्म। 2 साल के बाद ये चला गया तो देखने का जिम्मेदारी हमारे नहीं है। लेकिन इसीलिए हम लोग जो है ना इसको लिए है, ठीक है, ताकि लॉन्ग रन पे ना वो चले। देखो जावा को ये पाइथन ने रिप्लेस किए है, ओवरटेक किए। ये ओवरटेक करने पे मोर देन 20 ईयर्स लगा, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स लगा इसको रिप्लेस करने में, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में और भी लैंग्वेज आएंगे जो पाइथन को रिप्लेस करने के लिए आएंगे, बट ऐसा मान लो कि उन लोगों को भी मिनिमम 15 ईयर्स तो लग जाएंगे उसको। और नोट बोर्ड इनका क्या है ना, हर कुछ दिन के बाद ही चेंज हो जाएंगे, तो रिस्की है, तो इसीलिए नहीं लिया है, जो भी है। अब नेक्स्ट, ओके, एग्जैक्टली। सो जो क्वेश्चन तुमने मेंशन करना पारस, इसका वही रीजन है एक्चुअली, ठीक है, कि बाद में जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना होगा ना, ये कोई भी नहीं बता रहे, जो एक हिडन एक बिटर ट्रूथ है। और ये तुम्हें जो है ना ऑनलाइन यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और मतलब किस फ्रेमवर्क किसके लिए बेटर है, ठीक है, और क्यों हमें कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए। देखो एनपीएम जो है ना ये पैकेज मैनेजर है, yarn जो है ना ये एक पैकेज मैनेजर है। जब तुम लोग ये रिएक्ट सीखोगे ना, तब हम लोग क्या करते हैं ना, रिएक्ट के जो डेवलपमेंट सर्वर है उस पे हमें क्या क्या है, कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। अब जैसे पाइथन में जैसे क्या है, पिप्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो नोड जेएस का कैसा है वैसे एनपीएम या yarn। अब रिएक्ट का
जो डेव एनवायरनमेंट है वो रन करते हैं हम लोग डायरेक्टली Node.js यूज करके, बट सिर्फ एक ही कमांड की जरूरत होती है, सॉरी 2 यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसा कि Node.js का ये पिप है npm या yarn जो है जो स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि वो एरर वगैरह थ्रो नहीं करते, बट npm मतलब उसका लाइब्रेरी का कलेक्शन इतना बड़ा हो जाता है दिन के दिन, बहुत एरर डालते, ये सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट नहीं करते, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इसलिए हम लोग yarn यूज करते हैं। Okay, so anything else? Any more question? Okay. Thanks, Kirti, Shubham, Mukul, for confirming. Okay, great. तो तुम लोग ये छोटा सा पार्ट को प्रैक्टिस करो, ये फ्लो को समझो, ठीक है। तो यही रहेगा तुम लोगों के लिए टास्क। कल का भी हम लोग मैं सिर्फ थोड़ा सा ही लूंगा ताकि तुम लोगों में शुरू में ज्यादा प्रेशर ना आ जाए। जब हम लोग पूरा ये फ्लो बेसिक से डन हो जाएंगे तब हम लोग जो एडवांस चीजें स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके देन, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम, देन बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, बाय, या बाय, या बाय।